ओके स्टार्टेड। हेलो गाइस, दिस इज़ आदित्य फ्रॉम डार्क फ्रैक्टल। जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं वो हमारे सेमिनार का था जो हमने किया था पारुल यूनिवर्सिटी में इन द इनिशियल डेज ऑफ वानाक्राई वायरस, जब वो पूरे वर्ल्ड को इन्फेक्ट कर रहा था। ये सेमिनार स्पेशली डिज़ाइन है नॉन टेक्निकल लोगों के लिए। एंड जो भी हमने प्रेजेंटेशन दिया है ये हमने इस पर्सपेक्टिव से कोशिश की है इसे बनाने की कि हर कोई इसे समझ सके। सो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब अगर आपको पसंद आता है तो, एंड डू सजेस्ट अस कि फ्यूचर में आपको किस तरह के वीडियोस चाहिए, और एंजॉय। सो वेलकम टू द गेम। सच में ये गेम है लिटरली एक ही ऐसा गेम है जो पूरी दुनिया को, स्पेशली एक गलती और पूरी दुनिया सफर कर रही है। लेट्स गो नेक्स्ट। इंट्रोडक्शन। हेलो, वी आर डार्क फ्रैक्टल। अबाउट अस, दिस इज अस। Simple logo. Dark Fractal. We provide connectivity solutions for global neural network. This is the future we seek for. Okay. This is called a little virus, but in fact just tilting the whole screen. Why it happened? हम लोग अपने लैब्स में जो हम कंप्यूटर्स यूज करते हैं, स्पेशली जो सिक्योरिटी सिस्टम्स यूज करते हैं, हम विंडोज नहीं यूज करते हैं, हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज करते हैं। तो जब स्पेशली कल रात को जब मैं ये प्रेजेंटेशन बना रहा था, तो ये जो फाइल है वो जब मैं एडिट कर रहा था उबुंटू सिस्टम में, वो कंपैटिबल नहीं है पावर पॉइंट से, जो कि विंडोज में रन होता है, और इस सिस्टम में विंडोज रन हो रहा है। सो हमेशा कीप अ बैकअप। व्हाट आई हैव डन इज, मैं यहाँ आया, मैंने ट्राई किया कि ओके लेट मी चेक कि पावर पॉइंट में रन हो रहा है कि नहीं, एंड देन नहीं रन हो रहा था। बट एज एन सिक्योरिटी वर्ल्ड में हम हैं, और अगर मैं ही यहाँ स्पीच देने जा रहा हूँ और मेरा ही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रन नहीं हो रहा है, दैट वुड बी लिटिल एम्बैरेसिंग, राइट? सो व्हाट आई डिड वाज, मैंने पहले से ही एक एक पीडीएफ फाइल जनरेट करके रखी। पीडीएफ फाइल हमेशा जब भी आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, ऑलवेज एट द एंड ऑफ द डे, जब आपका वर्ड में सब कुछ खत्म हो जाए, पावर पॉइंट में सब कुछ खत्म हो जाए, कन्वर्ट इट टू पीडीएफ। उससे फायदा ये होगा, पीडीएफ कभी भी किसी भी सिस्टम में कोई भी कॉन्फ़िगरेशन तो चेंज नहीं होगा। पीडीएफ एक बहुत ही स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम है, आपका प्रोजेक्ट कभी रूइन नहीं होगा। अगर आपके घर के कंप्यूटर में आप वर्ड पे कुछ फाइल बना रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, और जहाँ प्रिंट कराने गए वहाँ आपके घर में 2003 माइक्रोसॉफ्ट है फॉर एग्जाम्पल, एंड जहाँ प्रिंट कराने के साइबर कैफे में वहाँ लेटेस्ट है। हो सकता है सेटिंग्स की वजह से, अलग सेटिंग्स की वजह से पूरा का पूरा आपका जो भी फॉन्ट सेटिंग है एंड मार्जिन जो आपने सेट किया है वो पूरा चेंज हो जाए। तो बिफोर दैट, जैसे ही आपका प्रोजेक्ट खत्म हो जाए, ऑलवेज कन्वर्ट इट टू अ स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म कि वो हर में चले। तो अभी हम ये पीडीएफ में एटलीस्ट इतना काम कर रहा है, बीच में एक दो स्लाइड्स ऐसी आएंगी जो टिल्टेड होंगी, बट हमारा काम चल जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड अ बैकअप। ओके, सो टिल्टेड ही ये हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, स्पेशली वेब टेक्नोलॉजीज में जितनी भी चीज़ें आप सोच सकते हैं, वेब डिजाइनिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ, ऐप डेवलपमेंट, फ्रंट एंड बैक एंड, सेम मीडिया में फोटोज एंड वीडियोज, एनिमेशन, ये मीडिया हम अभी इन द प्रोसेस है। इंजीनियरिंग में हम स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए हम उनको हेल्प करते हैं बेटर से बेटर प्रोजेक्ट बनाने में, और एनीथिंग रिलेटेड टू इंजीनियरिंग। और लास्टली हम कंसल्टेंसी भी करते हैं, स्पेशली अगर आपको बिजनेस से रिलेटेड, और स्पेशली मेनली अगर आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड किसी भी तरह की क्वेरी है, आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, दिस इज आवर टीम, 4 मेंबर टीम, स्मॉल बट इफेक्टिव। मोहित वामजा ये हमारे हेड करते हैं मार्केटिंग एंड मीडिया सेक्शन को। आदित्य कुमार सिंह, दैट्स मी, एंड आई हेड इंजीनियरिंग एंड रिसर्च। Pranay Pratap Singh, Technology and Development, and Hitesh Sharma, Hardware and Management. Okay, let's talk about the seminar. Okay, so ये सेमिनार हमने रखा क्यों है? Immediately, शॉर्ट नोटिस पे 2 दिन पहले हमने डिसाइड किया कि वी हैव टू डू इट। 2
दिन पहले हमने डिसाइड किया कि वी हैव टू डू दिस सेमिनार एनी हाउ, कोई फर्क नहीं पड़ता कितना कम टाइम है हमारे पास रिसर्च वर्क के लिए, डेटा कलेक्शन के लिए, लोगों को तक पहुंचाने के लिए कि आप आइए, हम इस चीज़ पे बात कर रहे हैं। सो कुछ दिन पहले वर्ल्ड के सारे कंप्यूटर्स की हालत ये थी, लिटरली ये हालत थी, जस्ट पैनिक, व्हाट इज गोइंग ऑन, नो वन नोस। ये इनिशियल कंडीशन थी। ये कैस्परस्काई लैब्स ने कैस्परस्काई लैब ने ये मैप इनिशियल डेज में साइबर अटैक के रिलीज किया। यू कैन सी इवन इनिशियल डेज में ये वायरस कितना फैल चुका है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी यूएस में फेडेक्स अफेक्टेड था, यूके में एनएचएस अफेक्टेड था, फ्रांस में रेनॉल्ट की पूरी फैक्ट्री क्लोज हो गई थी, स्पेन में एक टेलकोज बंद होने लगे थे और गैस कंपनीज बंद शटडाउन होने लगी थी। उनका सारा डेटा एक तरीके से एक रैंसमवेयर की वजह से, जो कि हम डिस्कस करेंगे आगे, एक पर्टिकुलर तरह के मालवेयर की वजह से ब्लॉक हो चुका था, जिसे वो एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। अब आप खुद सोच सकते हैं कि अगर एक कंपनी है और उसका डेटा पूरी तरह से लॉक हो चुका है, फैक्ट्री वाले लोग आए, उन्हें कुछ पता नहीं, उनके पास क्या करें, मशीन्स क्या कह रही है, मशीन पूरा इंक्रिप्टेड है, नथिंग टू डू। आपके पास आपका डेटा है बट यू कांट यूज इट। यू आर इन अ डेजर्ट, यू हैव अ वाटर बॉटल बट उसका कैप नहीं खुल रहा है, और जो हैकर है वो कह रहा है मुझे 300 बिटकॉइन एंड आई गिव यू द की। और वो भी हैकर आपको सामने से नहीं कह रहा है, आप उससे कुछ बाद में ये नहीं कह सकते हो कि ओके मैंने 300 बिटकॉइन दे दिए, अब गिव मी द की। कोई गारंटी नहीं है। ही इज सेइंग बट लेट्स सी, भगवान भरोसे। नेक्स्ट, हमें कैसे पता चला? फ्रैंकली संडे तक तो हमें भी नहीं पता था, हमारे न्यूज मीडिया में कुछ नहीं था। फॉरेन मीडिया, एक बीबीसी चैनल, एक बीबीसी ने किया, और वो भी हम क्या हुआ, संडे शाम को हम लोग डिनर के लिए निकले एंड डिनर विनर किया हमने, हमारा कैश खत्म हो गया एंड देन वी वेंट फॉर जूस। ओके, कैश खत्म है, एटीएम में गए, एटीएम में लाइनें लगी हुई, जो लोग आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि यार मैं 4 एटीएम घूम के आ गया हूँ, नहीं चल रहा है। उसी टाइम हमारी दिमाग में बत्ती जली कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ गड़बड़ है, क्योंकि 4 एटीएम्स 4 बैंक के एक साथ बंद, चारों में एक साथ पैसे नहीं खत्म हो सकते। संडे का दिन है, डीमोनेटाइजेशन का टाइम भी नहीं। ओके, व्हाट वी डिड, वी क्विकली रश टू आवर होम, वी रिसर्च्ड अबाउट इट एंड उस टाइम भी सिर्फ 2 मीडिया हाउसेस ने पब्लिश किया था। एक बीबीसी ने इंटरनेशनली पब्लिश किया था और एनडीटीवी की वेबसाइट पे एक छोटा सा आर्टिकल था, रैंसमवेयर इज हिटिंग ऑल ओवर वर्ल्ड, इंडिया में भी उसका निशान है या नहीं। थोड़ा सा और रिसर्च करने के बाद हमें पता चला कि पहला केस रैंसमवेयर का इंडिया में आया विशाखापट्टनम, और वहाँ के डीसीपी ने एक स्टेटमेंट दिया कि ओके ये रैंसमवेयर ग्लोबल रैंसमवेयर है और ग्लोबली अफेक्ट कर रहा है। सो इससे हमने क्या नाम है शुरुआत की अपनी रिसर्च की। ओके, व्हाई साइबर सिक्योरिटी, अगर हम वापस अपने टॉपिक पे आए, साइबर सिक्योरिटी बेसिकली यू कैन सी फ्रॉम द सिंपल photo or you can say graphic image that everything today is connected with internet। we can't imagine कि 1 घंटे के लिए इंटरनेट बंद हो जाए कितना नुकसान होगा। आजकल हमारा स्टॉक एक्सचेंज से लेके सब कुछ, एवरीथिंग, लिटरली आज इंडिया में सिर्फ एक चीज के लिए आधार कार्ड नहीं चाहिए, आधार कार्ड लेने के लिए। एंड हम उन सबको डिजिटाइज करते जा रहे हैं। एंड बीइंग अ साइबर सिक्योरिटी गाय, और मैं कुछ टाइम से इसमें काम कर रहा हूँ, मुझे ये लगता है कि ऑब्वियसली वो पॉलिटिकल इशू है, बट एक आधार कार्ड हर चीज से लिंक है। अगर गलती से वो आधार कार्ड का डेटा हैक हो गया, आपका बायोमेट्रिक डिलीट हो गया, सो योर पासपोर्ट डेटा वुड बी गॉन, योर बैंक डेटा वुड बी गॉन। इस पे डिबेट चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा है, लेट्स ट्रस्ट इन आवर गवर्नमेंट कि वो सही डिसीजन ले। लेट्स मूव ऑन। ओके, this is the main agenda. This picture shows the main agenda of our seminar है। इंडिया में बहुत ही कम नॉलेज है लोगों को what exactly is cyber security,
एंड स्पेशली जब भी कुछ लोगों को है भी तो थोड़ा बहुत नॉलेज कहीं कहीं से इकट्ठा कर रहे हैं, वो सब के सब फॉरेन मीडिया से इकट्ठा कर रहे हैं। इंडियन पर्सपेक्टिव में साइबर सिक्योरिटी का क्या मतलब है, ये हम आज से फेस नहीं कर रहे हैं, ये हम बहुत पहले से फेस कर रहे हैं। स्पेशली ग्लोबलाइजेशन के बारे में हमने इतना कुछ सुना है। ग्लोबलाइजेशन पूरे वर्ल्ड के लिए अच्छा था, इंडिया के लिए उतना अच्छा नहीं था। अब आप सोच रहे होंगे क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, बिकॉज इंडिया हैज ऑलवेज बीन एट द रिसीविंग एंड। हमने चीजें ली हैं लोगों से, हम दुनिया के सबसे बड़े लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर, हम कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, तो इसकी वजह से हमारा ग्रोथ कम हो रहा है कंपैरेटिवली ग्लोबलाइजेशन की वजह से बाकियों का जितना हो रहा है। नेक्स्ट, ओके, सेकेंड ओएस एंड ओके, तो फॉर्मेट का हमारा क्या है, बेसिकली पर्सपेक्टिव की बात है कि हम कौन सा पर्सपेक्टिव यूज कर रहे हैं। तो हम बेसिकली चलेंगे, द मोमेंट यू हैव so many things to do, you decide to take a nap instead. So बात करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं साइबर सिक्योरिटी में, but the thing is हम कोशिश करेंगे कि इसे बहुत ही लाइट रखें, कन्वर्सेशन करें, है ना। आपके क्वेरीज मैं देखूं, हाँ मैं और आपके बारे में मैं जानूं, है ना। एंड लिटरली अगर ऐसा कुछ है एंड होपफुली आप ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे तो मुझे ना आता, आई विल बी ग्लैड। अभी सर्च करेंगे, अभी निकालेंगे, एंड यहाँ से तब तक कोई नहीं जाएगा जब तक सारे सवाल क्लियर ना हो। एंड इवन यहाँ से जाने के बाद भी कभी भी यू कैन कॉल अस एनी टाइम। बेसिकली हम कंसंट्रेट कर रहे हैं यहाँ WannaCry के ऊपर। यू कैन सी ऑन द 5th प्लेस। बट WannaCry के बारे में समझने के लिए, इस वायरस के बारे में, हमें पहले ये 4 पॉइंट्स को अच्छे से समझना पड़ेगा। फर्स्टली, व्हाट इज मालवेयर, हमें समझना पड़ेगा ग्लोबल साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे काम करता है, एग्जैक्टली क्या फोर्सेस हैं बिहाइंड इस तरह के मालवेयर अटैक्स और इनके बारे में। उसके बाद हमें समझना पड़ेगा बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी। डोंट वरी, थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये मुश्किल टॉपिक्स हैं, और हैं भी, इनके ऊपर लोग पीएचडी करते हैं, वो भी एक सेक्शन के ऊपर। बट यहाँ हम इस तरीके से इससे बात करेंगे कि एज अ नॉर्मल गाय, ऑब्वियसली आप बिटकॉइन की पीएचडी नहीं करने वाले हैं, बट एज अ फ्यूचर करेंसी यू शुड नो हाउ इट वर्क्स। ओके, सो उसके बाद हम बात करेंगे डार्क वेब के ऊपर। जब हम इन 4 चीजों के ऊपर बात कर चुके होंगे, then we will be able to discuss about WannaCry, and then we will discuss about hacking culture. Hacking culture is a new term maybe for many people. We will discuss why hacking is important. जोश जगह है ना, why hacking is important, why hackers act as an immune system of our society, क्यों hackers जरूरी। हम हर चीज के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इंडियन साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी अटैक हुआ था, कौन सी एजेंसीज एकदम एक्शन में आई और कौन क्या काम कर रहा था हमारे इंडिया में। हम बात करेंगे इंडियन साइबर लॉज के ऊपर, एंड एट लास्ट हम आपको टिप्स देंगे कि किस तरीके से आप अपने मोबाइल सिक्योरिटी एंड कंप्यूटर सिक्योरिटी के बेसिक 10 टिप्स, एंड आप ये फॉलो करिए, 90% आपका। ओके, नेक्स्ट, ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आगे जो हम बातें करने वाले हैं हैकर ग्रुप्स के बारे में, डार्क वेब के बारे में, ऑप्टिमिस्टिक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारी बातें सुनने के बाद आपको लगेगा कि यार ये लोग कहाँ की बातें कर रहे हैं। मतलब लिटरली वर्ल्ड हैकिंग, एक वायरस पूरे वर्ल्ड को झुका रहा है। हाँ, आपको ऐसा लगेगा कि यार ऐसा बनते बनते तो मुझे सालों लग जाएंगे, मैं कभी नहीं बन पाऊंगा, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, मैं इंडिया का हूँ, या फिर अलग अलग चीजें। हो सकता है कि लॉज देखने के बाद, इंडियन लॉज देखने के बाद आपको लगे कि यार गवर्नमेंट क्या कर रही है ना। हो सकता है कि ये देखने के बाद, जो इंफ्रास्ट्रक्चर देखने के बाद, एजेंसीज के बारे में देखने के बाद, बाकियों को देखने के बाद आप इतने इंटिमिडेट हो जाए कि बोले कि भाई साइबर सिक्योरिटी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है, इसको थोड़ा दूर रखो। ऐसा नहीं, ठीक है। हाँ, इस वजह से ऑप्टिमिस्टिक होना बहुत जरूरी है। लिटरली ये दुनिया भरोसे पे चल रही है, और मतलब इमेजिन करो कि इतना बड़ा सोलर सिस्टम है, हमारे यहाँ होने की कोई वजह भी नहीं, बस हम हैं गलती से। ओके, इतना बड़ा यूनिवर्स है, गलती से एक राइट जगह पे राइट प्लैनेट है, और वो भी एक छोटे से सूरज का चक्कर लगा रहा है, और गलती से कुछ यहाँ अभी तक साइंस नहीं पाया क्या हुआ है एग्जैक्टली, लाइफ का ओरिजिनेशन मल्टीपल थ्योरीज है, फिर हम हैं, तो बी ऑप्टिमिस्टिक। ओके,
attitude is more important than your tools. That means जब भी आप किसी चीज़ को परस्यू कर रहे हो, स्पेशली इन सब चीज़ों को जो कि ग्लोबल लेवल पे लग रही हैं आपको, और you should think anything और अब किसी भी चीज़ के बारे में आपको ग्लोबल सोचना चाहिए. मेरा मानना है कि ग्लोबल सोचो और पैरों को ज़मीन पर रखो. वर्क लोकल, थिंक ग्लोबल. ओके, एंड तो एटीट्यूड में आप अपना एटीट्यूड सही रखें. कोई जीनियस नहीं है लिटरली. ओके, एंड जो लोग जीनियस हैं आप उनकी लाइफ उठा के देखें, उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी एंड वो उसको कॉन्कर करते गए, तो उनकी जीनियस उसमें आए. ओके, यू हैव टू थिंक लाइक दैट. यू हैव टू अपनी जो चीज़ है उसको फॉलो करो. इसलिए क्या आगे हम आप चीज़ें देखने वाले हैं कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही इसी वजह से ये न्यूज़ पे डिटेक्ट नहीं होता. न्यूज़ पे लोग नहीं पढ़ते क्योंकि पेड मीडिया नहीं, लोग नॉर्मली ऑप्टिमिस्टिक रहना है, एटीट्यूड अपना बना के रखना है. Are you ready to be blown? Okay, let's start. Malware. Malware ऐसा ही कुछ है ना? Let's go next. है क्या malware? Malware is everything. Basically, any malicious software is called malware. सारे viruses, trojan, rootkits, worms, spyware, crimeware, adware, everything is malware. मतलब एक broad category है उसकी. Okay, सब इसके अंदर आते हैं. malware, कोई भी प्रॉब्लम आया है malware बोल दो, सामने वाला जीनियस बोलेगा, है ना? Exactly पता हो ना बताओ क्या हो रहा है, malware है भाई. ठीक है. Next, basically malware कहाँ से आता है? फर्स्ट ब्लॉक में आप देख सकते हैं स्पीयर फिशिंग. स्पीयर फिशिंग का मतलब होता है एक टारगेट चुनना और उस पर अटैक करना. मतलब मैंने जाल बिछाया, नेट फिशिंग नहीं कर रहा हूँ, मैंने जाल बिछाया है और फिर जो मछली फंस गई, ऐसा नहीं. यहाँ स्पीयर फिशिंग है, मैं एक बंदे पर अटैक कर रहा हूँ और मुझे उसी के हिसाब से मैंने वायरस बनाया और उसी के हिसाब से ईमेल भेजूंगा. ओके, एंड गो. देन वेबसाइट्स इज नॉर्मली नेट फिशिंग. वेबसाइट में एक वायरस डाल दिया, जो भी वेबसाइट पे आएगा उसमें इंस्टॉल हो जाएगा. सिंपल है. देन यूएसबी से आप अपने दोस्त से गेम लाओ, वायरस हो सकता है ना? उसके बाद इन्फेक्टेड पीसी, लैंड हो सकता है. क्या नाम है, गलती से आपके कॉलेज या किसी ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हो, आपने वो कंप्यूटर यूज किया, वायरस हो. अभी जो WannaCry वायरस है वो लैंड में सबसे ज़्यादा फैलता है, खुद को रेप्लिकेट करता है. विल डिस्कस अबाउट इट. एंड देन अलग अलग चीज़ें, फिर एक जगह से आने के बाद फिर वो बहुत जगह फैलेगा, है ना? So this is an interesting graph. Sources of malicious samples. Okay. So the orange area is short URLs. So जो blogs हैं, unknown जो अलग अलग वेबसाइट्स हैं और इधर उधर की नॉर्मल वेबसाइट्स से लगभग 50% malicious सॉफ्टवेयर आते हैं. ओके, इधर एड लिंक्स हैं जो आपके एड्स पॉपअप होते हैं एंड एवरीथिंग, थिंग्स लाइक दैट. ओके, वहां से नॉर्मल malicious सॉफ्टवेयर आते हैं. एक इंटरेस्टिंग थिंग है, मतलब ठीक है, पॉर्न साइट से कंपैरेटिवली कम आते हैं. ओके, सो इफ यू ओनली वाचिंग पॉर्न आपको वायरसेस का खतरा कम है. बल्कि अगर आप बाकी नॉर्मल छोटी छोटी वेबसाइट्स पे सर्च कर रहे हो, है ना, एंड उस पे जा रहे हो एंड यू आर जस्ट क्लिकिंग विदाउट थिंकिंग कि आप कहाँ क्लिक कर रहे हो, वो वेबसाइट कैसी है, उसका बैकग्राउंड कैसा है. चालू करो. सो ये सब चीजें ध्यान में रखनी जरूरी है. ठीक है, एंड ऑब्वियसली ये फन एलिमेंट के लिए है, सच में वो चालू कर देना. नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मालवेयर. सो यू कैन सी मैक्सिमम 37.5% एडवेयर्स होते हैं. मतलब नॉर्मल स्टडी के बाद हमने देखा है कि मैक्सिमम एडवेयर्स होते हैं. देन रूट ट्रोजन्स आते हैं. देन 25% पे प्राइवेसी थेफ्ट्स पे 25% मार्केट शेयर. हाँ, उसके बाद फ्रॉड्स में 5%, एसएमएस चार्जेस में जो एसएमएस कभी आपका ऑपरेटर फ्री में काट लेता है, पता नहीं कहाँ, और कहीं पैसे कट जाते हैं रोज 5 रुपए 10 रुपए. एंड रिमोट कंट्रोल, मतलब कोई और कहीं से कंट्रोल कर रहा है, उसका 3.3% मार्केट शेयर है. नेक्स्ट, ओके, तो अब हम स्पेसिफिकली देखते हैं कि हैक
ओके, हर चीज पे एडवेयर, द लीस्ट डेंजरस एंड मोस्ट ल्यूक्रेटिव मैलवेयर, एडवेयर डिस्प्लेज एड ऑन योर कंप्यूटर। आप किसी वेबसाइट पे गए, बार बार अलग अलग वेबसाइट्स पे गए, कुछ टाइम के बाद एड्स अपने आप पॉपअप होना शुरू हो जाते हैं। बेसिकली आपके कंप्यूटर में बैकग्राउंड में एक मालवेयर इंस्टॉल हो गया है और उस मालवेयर कैटेगरी को कहते हैं हम एडवेयर, जो कि आपको मल्टीपल एड्स दिखाता है। मोस्टली एड स्पैम होते हैं, कोई भी लेजिट कंपनी मालवेयर एडवेयर्स नहीं यूज करती है, तो नेवर क्लिक ऑन इट। जब भी ऐसा कुछ पॉपअप होने लगे, रन योर एंटीवायरस। ओके, और मेनली एंटीवायरस पे कम भरोसा करो, अपडेटेड रखो अपने सिस्टम को, मगर उस पर कम भरोसा करके नो योर कंप्यूटर। एटलीस्ट हमेशा जाके चेक करो कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है। कभी सी ड्राइव में जाओ, अगर आप विंडोज यूज करते हो तो देखो वहाँ क्या है क्या नहीं है, किस तरीके से, कोई नया फोल्डर तो नहीं आया है ना। और इससे कुछ नहीं होगा। मैं जब इनिशियल डेज में स्कूल टाइम में, मैं उन लोगों में से हूँ, अपना कंप्यूटर एक दिन में मैंने 5-5 बार भी फॉर्मेट किया, कुछ किया नहीं हुआ, कुछ किया नहीं हुआ, कुछ किया नहीं हुआ, है ना। फिर मम्मी ने डांटा, गुस्से में आके एक बार और फॉर्मेट किया तो इसी से आप सीखते हैं। ओके, सो कीप ट्राइंग इट एंड थिंग्स लाइक दैट एंड यू विल इवॉल्व। और आप किसी और के लिए नहीं सीखने, स्पेशली इस फील्ड में। ओके, सो ऑलवेज कीप ट्राई एंड डू समथिंग। कोई मतलब नहीं है एट द एंड ऑफ द डे, कल आप यहाँ हो, मैं ऐसे ही सीखा हूँ और मैं आज आपको बैठ के लेक्चर दे रहा हूँ, ठीक है। तो कीप ट्राइंग थिंग्स एंड लेट्स गो नेक्स्ट। Spyware. Basically, spyware is a software that spies on you, tracking your internet activities in order to send advertising, adware and back to your system. मतलब आप क्या कर रहे हो, वो पूरा आपका डेटा लॉग करता है, कौन सी वेबसाइट पे जा रहे हो। बेसिकली ये सारी इंफॉर्मेशन चुरा के लोग ऑनलाइन बेचते हैं। रिमेंबर, जब आप अमेजोन पे जाते हो और कोई भी प्रोडक्ट देखते हो एंड देन आप यूट्यूब पे जाओ, दोनों लिजिट कंपनीज हैं, इवन दो यूट्यूब के बगल में आपको वो ऐड दिखने लगेगा सेम प्रोडक्ट का। कई बार ऐसा होता है, एक्चुअली वो कुकीज होती है, हाँ, और कुकीज नॉर्मली लेजिट होता है क्योंकि वो लेजिट है, मगर वो जब इलीगली आए तो उसे स्पाईवेयर कहते हैं। नेक्स्ट, वायरसेस। वायरसेस आप बेसिकली आपने एक गेम इंस्टॉल किया या कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया और बैकग्राउंड में उसके साथ कुछ और भी इंस्टॉल है। जब भी आपको किसी को वायरस दे रहा हो, कोई सच में खतरनाक दुश्मन हो, उसको गेम दो और गेम के साथ वायरस अटैच कर दो। ये सिंपल तरीका है वायरस स्प्रेड होने का। वायरसी जो हो रही है, मैक्सिमम वायरसेस हार्ट वे के थ्रू इसी तरह फैलते हैं, बाकी सॉफ्टवेयर तो इंटरनेट के थ्रू होती है। नेक्स्ट, वर्म्स। Worms, a program that replicates itself and destroys data and files on the computer. Worm works to eat the system operating files and data files until the drive is empty. Simple enough, है ना? Quickly इसका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, आगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट। Next, Trojans. Most dangerous malwares. Trojans are written with the purpose of discovering your financial information, taking over your computer systems, resources. Yeah, idea of service. Anyone? Okay. It attacks website multiple times with different users. Okay. Cool. है ना? सर ने क्या कहा? मैं अपने सर से करता हूँ। ओके। आप नॉर्मली वेबसाइट पे जाते हैं, गूगल पे। ओके, मान लो गूगल इतना बड़ा नहीं है, कोई नॉर्मल वेबसाइट है गूगल, ठीक है। गूगल को हैक करना इतना आसान नहीं है। कोई छोटी वेबसाइट ले लो, मैंने कोई सर्च इंजन छोड़ दिया, ठीक है, गूगल जैसा। आप में से कोई भी आकर सर्च करता है मेरे ऊपर, तो वो पूछता है, ओके आदित्य का गूगल, मुझे ये आंसर चाहिए, तो वेबसाइट आपको एक आंसर देगा। दूसरा कोई आएगा, आदित्य का गूगल, मुझे कोई आंसर चाहिए, तो आपको एक बार आंसर देगा। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स क्या होते हैं? एक बार बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं एंड इसकी वजह से सिस्टम क्रैश हो जाता है। सो इट्स लाइक दैट, आदित्य का गूगल, आदित्य का गूगल, आदित्य का गूगल, आदित्य का गूगल, कंप्यूटर बोलेगा बस अब मैं हैंडल नहीं कर सकता, आई एम क्रशिंग डाउन, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। ओके, नीचे लिखा हुआ डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, एन अटेम्प्ट टू मेक अ मशीन और नेटवर्क रिसोर्सेज अनअवेलेबल टू दोज अटेम्प्टिंग टू रीच इट। फॉर एग्जांपल AOL, ये बहुत पॉपुलर अटैक अगर आप फॉलो कर रहे हो, आप बहुत छोटे हो गए उस टाइम, हाँ, मगर AOL और याहू पे हुआ था अटैक, एंड या
प्रणय जो स्टार्टिंग में ट्रोजन के बारे में बता रहा था, वो कहानी इजिप्ट के टाइम से, ये इस तरह का कोई एक घोड़ा था। एंड क्या हुआ था, ट्रॉय करके एक राजा था एंड उसका जो किंगडम था वो लोग भेज नहीं पा रहे थे, दे कांट एंटर इट, उसकी वॉल्स इतने स्ट्रॉन्ग थे। तो उन्होंने एक ऐसा घोड़ा बनाया बड़ा सा एंड उसके गेट के सामने जाके रख दिया एंड वो लोग चले गए। उनको लगा कि ठीक है वो गिफ्ट है समथिंग उस टाइम में, एंड वो पूरा घोड़ा वो लोग अंदर ले गए। जब उन्होंने देखा कि कोई नहीं है, रात को अंदर से वो लोग, अंदर सिपाही छुपे हुए थे एंड वो बाहर निकले और उन्होंने मेन दरवाजे खोल दिए। बेसिकली इससे इंस्पायर्ड है ट्रोजन, और वो इसी तरह का सॉफ्टवेयर है जो कि अंदर अपने मलिशियस सॉफ्टवेयर छुपा के रखता है। सिंपल है ना, ट्रोजन इसको कहते हैं। गेम इंस्टॉल किया, गेम के पीछे एक वायरस है, ट्रोजन कहलाएगा। ओके, ओके, रूटकिट, दिस वन इज linked to a burglar hiding in the attic, waiting to take from you while you are not at home. It's the hardest of malware to detect and therefore to remove. Many experts recommend completely wiping your hard drive and reinstalling everything. Basically burglar क्या है, जब तक आप यूज कर रहे हो कंप्यूटर वो इनएक्टिव रहेगा, क्योंकि वो एक्टिवेट हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ हो रहा है मेरे कंप्यूटर में, कुछ गड़बड़ है, एंड आपको पता चल जाएगा, यू विल टेक सम एक्शंस। एंड बड़े हैकिंग प्लान्स के लिए हम आगे बताएंगे किस तरीके से बर्गलर जैसे सिस्टम्स यूज वायरसेस यूज होते हैं, मालवेयर यूज होते हैं। कि जब आप यूज नहीं कर रहे, आप स्लीप पे लगा के चले गए रात को, ओके, या फिर बैकग्राउंड में वो चुपचाप चलता रहेगा एंड यू नो इट। बेसिकली ये है बर्गलर, इट इज computer providing a network connection for the hackers or other malwares to enter, or for viruses or spams to be sent. Backward क्या होता है, अगर घर है, ओके, कई बार कोई सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरर्स स्पेशली कोई वेबसाइट रन करते हैं, ओके, कोई वेबसाइट रन करते हैं एंड एक तरफ से आप एक्सेस करते हैं जनरल पीपल, ओके, आपको वेबसाइट चलानी है, बट बैकग्राउंड में जो भी इंजीनियर्स हैं, कई बार क्या होता है उनको जरूरत पड़ती है उसे मेंटेनेंस एंड एक्टिविटी करने की। तो एक घर है जिसमें आप मेन डोर से एंटर कर रहे हो, मगर इंजीनियर्स को मेंटेनेंस के लिए या फिर अलग अलग पर्पसेस के लिए एक छोटा रास्ता बनाना होता है कभी कभी, और कई बार कुछ बैक डोर्स हम हैक करके बना देते हैं, और कई बार इंटेंशनली सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरर्स उसे इंस्टॉल करते हैं कि बाद में जाके रिपेयर कर सकें। मतलब अगर वो किसी और को पता चल गया एंड यू कैन एक्सेस इट, आपका सिस्टम उससे कंट्रोल, उसे बैकडोर्स कहते हैं। ओके, की लॉगर्स, दिस इज इंटरेस्टिंग। जो भी आप कीबोर्ड पे लिख रहे हो, जो भी, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्या लिख रहे हो क्या नहीं लिख रहे हो, जो भी लिख रहे हो वो सब लॉग हो रहा है एक फाइल में, वो लिखा जा रहा है लगातार एक फाइल में स्टोर होता रह रहा है। दो तरह के की लॉगर्स होते हैं, एक सॉफ्टवेयर की लॉगर होता है, ओके, एक सॉफ्टवेयर मलिशियस मालवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है एंड वो एक फाइल में राइट कर रहा है जो भी, और बाद में वो सेंड कर देगा हैकर को। तो अगर आपने फेसबुक पे अपना पासवर्ड लिखा, पासवर्ड आपको डॉट डॉट दिख रहा हो, और जब आप कीज दबा रहे हो वो की लॉगर एंटर कर रहा है वहाँ पे एग्जैक्टली क्या आप की कौन सी दबा रहे हो। ओके, एंड वन मोर थिंग, कभी भी आप साइबर कैफे को या फिर कोई भी पब्लिक कंप्यूटर यूज करो, देयर आर टू काइंड्स ऑफ की लॉगर। एक तो सॉफ्टवेयर है, कई बार सिस्टम एक पूरी तरीके से लॉक होता है, जैसे पासवर्ड का अगर आपको इंस्टॉल करना है कुछ भी, तो यू हैव टू गेट एन एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन। ओके, नॉर्मल पालू वाले अकाउंट से आप मेनली मैक्सिमम चीज़ें इंस्टॉल नहीं कर सकते, मगर अगर उसमें आपको की लॉगर कभी लगाना हो तो एक हार्डवेयर की लॉगर्स भी आते हैं। बेसिकली कुछ नहीं करना है, जहाँ कीबोर्ड का लगा हुआ है सेम वो हार्डवेयर की लॉगर अंदर लगा दो, एंड उसके बाद ये छोटा सा हार्डवेयर की लॉगर है, एंड देन आपने कीबोर्ड का वायर लगा दिया, उसके अंदर इनबिल्ट होता है, ठीक है, एंड वो इनबिल्टली, तो इसका फायदा ये है कि आपको सिस्टम को क्रैक नहीं करना है, सिंपली आप गए कभी गलती से बैठे हैं, आपने छुट्टे से कीबोर्ड नहीं चल रहा, की लॉगर लगा, सिंपल है ना। बस ये फिजिकल है, इसके अपने रिस्क हैं ऑब्वियसली, है ना, इसके अपने प्रोज एंड कॉन्स है सॉफ्टवेयर के। देखो नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा न्यूज़ में है रैंसमवेयर, आपके इनक्रिप्ट कर देगा आपके सिस्टम को, तो अगर पैसे नहीं दोगे मतलब वो चाबी नहीं देगा, सिंपल है ना। ओके, नेक्स्ट, ब्राउजर हाईजैक। ये जब
मैं लिख रहा था कल रात को तो मुझे बहुत इंटरेस्ट, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के सिस्टम में होता है और लोगों को पता नहीं होता है. ओके, ऑलवेज चेक कि आपका जो होम पेज है वो कभी कभी कुछ और सेट हो जाता है. मैक्सिमम लोग गूगल लगा के रखते होंगे अपना होम पेज, है ना, और कभी कभी कुछ और आ जाता है. जैसा ऐसा कुछ सिंपल इनफ सिंपल पेज होगा, कभी कुछ ऐसा आइकन आ रहा है. ओके, दिखने में बहुत ही ऑर्डिनरी है ना. ऑब्वियसली यहाँ गूगल नहीं लिखा हुआ. कुछ कुछ इतने शातिर हैं कि गूगल जैसा कुछ लिखा होता है मगर एग्जैक्टली गूगल नहीं होता है. मे बी एनीथिंग. ओके, और ऐसा भी हो सकता है कि जो अगर कोई सच में आप किसी ने स्पीयर फिश किया हो कि एग्जैक्टली मुझे आपको अटैक करना है, हाँ, तो मैं आपके पीछे डीएनएस सर्वर में पूरा चेंज कर दूंगा तो गूगल ही दिखाएगा, है ना. मे बी. तो ये चीज़ देखनी ज़रूरी है, स्पेशली क्रोम में. इसको क्लियर करने का तरीका है, क्लिक किया ऑप्शंस में, रिस्टोर करो पूरी सेटिंग्स एंड एडवांस ऑप्शन में जाके, सीधा नहीं आता है, क्लिक करोगे सेटिंग में जाओगे, नीचे आओगे, सबसे एडवांस ऑप्शन में जाओगे, पूरा क्लियर करोगे, ये पूरा हट जाएगा. डिफॉल्ट में क्रोम का गूगल होता है. सिंपल है ना. तो ध्यान रखो ब्राउजर हाईजैकर्स से, है ना, कि आपका सारा डेटा चुरा रहे हैं एंड बेच रहे हैं. स्पेशली इसमें इशू होता है जब आप क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन करते हो. ओके, नेक्स्ट. ये फिर से टेढ़ा हो गया मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. ये है बॉटनेट. बेसिकली बॉटनेट क्या है, थोड़ा सा सर झुका लो, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा मेहनत करना पड़े. कोशिश करूँगा ऐसे समझाने की. मान लो ये एक अटैकर है. ओके, इसने एक वेबसाइट बनाई है कुछ भी करके, इसने मल्टीपल कंप्यूटर्स में एक वायरस डाल दिया, जो कि अभी हो रहा है ना, मल्टीपल कंप्यूटर्स में वायरस है. ओके, अगर मुझे गूगल जैसी या फिर इवन याहू जैसे हमने देखा कि याहू और एओएल पे डिनायल ऑफ सर्विस अटैक हुआ है, क्योंकि इतने सर्वर्स होते हैं, मतलब पारुल का जितना कैंपस एरिया है ना, उनका एक डेटा स्टेशन होता है और वो भी 5 फ्लोर ऊपर और 5 फ्लोर नीचे, एंड उनमें सिर्फ हार्ड डिस्क भरी होती है एंड सिर्फ सर्वर्स, एंड वैसे कई सारे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड और वो कंटिन्यूसली अपने डेटा को फ्लो करते रहते हैं. ट्रांस अटलांटिक लाइन्स का मतलब पानी के नीचे से जो साइबर का फाइबर्स जाते हैं, है ना. गूगल का अपना है, वो दूसरों का यूज नहीं करता है. इंडिया किसका यूज करता है? एनीवन. समुद्र के नीचे जो केबल जाती है, इंडिया में प्रोवाइडर कौन है? रिलायंस, टाटा इंडिकॉम. पुराना हो गया है मगर टाटा इंडिकॉम करता है, तो ये है ना. तो हाँ, यहाँ क्या हो रहा है, तो बहुत सारी चीज़ों में हमने इंस्टॉल कर दिया. इतना बड़ा सर्वर है, हम कैसे करेंगे? एक बंदे के पास इतना पावर नहीं होगा ऑब्वियसली कि वो याहू और एओएल जैसे पे डिनायल ऑफ सर्विस अटैक कर सके. इतना भी पूछेगा, उसके इतने सर्वर्स हैं, वो हैंडल कर ही लेंगे. इसको ओवरकम करने के लिए हम अपना सॉफ्टवेयर जो कि वायरस है, मालवेयर, मल्टीपल कंप्यूटर्स में भेजते हैं, मल्टीपल चीज़ों. और अभी तो सिर्फ मैं डिनायल ऑफ सर्विस अटैक कर रहा था, मान लो सर्वर है ना. उसके बाद और ये ऐसे 10 और आ गए. ओके, बड़ा सिस्टम हो गया, याहू और एओएल बन गया. और हम फिर मैंने क्या किया, सोचा कि ओके मैं अकेले तो हैंडल नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने सब में इंस्टॉल कर दिया. एंड जब आप सब कोई और काम कर रहे हो तो ये बॉटनेट में आपका सब जाके आपके कंप्यूटर्स लगातार रिक्वेस्ट भेज रहे हैं सिर्फ एक कमांड से. अटैकर यहाँ से कमांड देगा एंड बॉटनेट उस हिसाब से एक्ट करेगा. मैक्सिमम लोगों का कंप्यूटर बॉटनेट का हिस्सा पहले से होता है, अगर आप ध्यान ना दो तो. ठीक है, तो ये ध्यान देना बहुत जरूरी है. एक वायरस, और मेनली इसी से वो लोग पैसा भी कमाते हैं. कई बार अटैकर्स को अटैक नहीं करना होता है, वो सिर्फ बॉटनेट अपना, जिसे हम प्रॉपर्टीज खरीदते हैं ना, ठीक है, मैंने यहाँ प्रॉपर्टी ले ली, मैंने यहाँ प्रॉपर्टी ले ली, मैं इतना अमीर हूँ. ओके, साइबर वर्ल्ड में हम प्रॉपर्टीज ऐसे खरीदते हैं. हाँ, हमारा कंट्रोल जितने कंप्यूटर्स पे होगा, हमारा बॉटनेट जितना बड़ा होगा, हम बाकी हैकर्स को वो लीज पे दे सकते हैं कि लो भाई 1 घंटे के लिए हमारा बॉटनेट यूज करो और मिलियंस ऑफ डॉलर मुझे दे दो. ये इस तरीके से साइबर वर्ल्ड काम करता है. ओके, नेक्स्ट. और इसी से स्पैम्स भेजे जाते हैं अलग अलग, सबको आ रहे हैं स्पैम, है ना. और बेसिकली अलग अलग चीज़ है इसमें. तो बॉटनेट ये है. रिमेंबर वन थिंग, हमारे पास एक लिमिटेड टाइम है, हम हर चीज़ को डीप में नहीं कर सकते हैं. ये एक चीज़ को पकड़ के आप कई दिन तक पढ़ सकते हो.
सिर्फ बॉटनेट को पकड़ के तो आप महीनों पढ़ सकते हो एग्जैक्टली कैसे काम करता है, कितने टाइप्स के होते हैं। एंड स्पेशली वायरसेस का सेक्शन खत्म हो गया, आजकल ऐसे वायरसेस हैं जो इन सब का मिक्सचर है। देयर इज नो नीड कि एक वायरस एक ही तरीके का, एक वायरस मल्टीपल काम भी कर सकता है। ओके, हम जब अभी स्पेशली WannaCry पे आएंगे, मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा, है ना, और आप देखेंगे किस तरीके से वो काम कर रहा है और किस तरीके से लॉजिक यूज होता है। तो ये हम ब्रॉड कैटेगरी में कहते हैं कि ओके सिंप्लीफाई करें, ठीक है। कभी भी आप दो चीजों को ऐड करो, एनीथिंग, दो मिट्टी के गोले बनाओ, ठीक है, क्ले और समथिंग, उनको ऐड करो, 1 + 1 हमेशा 2 नहीं होता है। ओके, रियल वर्ल्ड में कुछ छूट जाएगा, कुछ लॉस हो जाएगा, मगर हमें समझ में आया इसलिए हमने कैटेगरी बना दी। ओके, सो मैथ्स बेसिकली, जैसे अगर ये थोड़ा सा मतलब हो गया हमारा छोटा सा है कि बेसिकली एक साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था मैथ्स क्या है। तो मैथ्स इस तरीके से कि आप सपना देख रहे हो, सो रहे हो, आप सपना देख रहे हो एंड आप उठे और उठने के बाद आप याद करने की कोशिश करता हो सपने को और एक्सप्लेन करने की। तो जो आपने सपना देखा ना वो यूनिवर्स है, एंड जो टूटी फूटी लैंग्वेज में आप यूनिवर्स को, उस सपने को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज मैथ्स। ओके, आप इस तरीके से परस्यू करोगे, ओके, ये तरीका है। नेक्स्ट, ग्लोबल साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर, top 10 cyber security company. Okay, cyber security industry is a quickly expanding market growing in response to the rapidly developing need for computer security. According to the cyber security venture, cybercrime damages costs are expected to grow to $6 trillion each year by 2021. $6 trillion. सोचो मत, जीरो लगाते लगाते रात हो जाएगी, है ना। एंड द ग्लोबल इंडस्ट्री इज फोरकास्ट टू रीच 1 ट्रिलियन बाय 2021। ये 17 है, हम आसपास होंगे, एंड दैट इज कंजर्वेटिव एस्टिमेट। ये सिर्फ वो है जो हम पता लगा पा रहे हैं। ओके, गलती से हमने देखा है कि ओके ये WannaCry वायरस है, 300 बिटकॉइन मांग रहा है और 300 बिटकॉइन आज के रुपए के बराबर 1,11,000 कल था, आज 1,12,000 हो गया है ना। एंड 1,12,000 का एक बिटकॉइन है, तो हम उससे एस्टिमेट लगाते हैं कि ओके इतना होगा, मगर डार्क वेब अगला टॉपिक है, उसमें बहुत कुछ चल रहा है, तो इतना हम रिकॉर्डेड है। नेक्स्ट, तो टॉप 10 साइबर सिक्योरिटी कंपनीज, बढ़ती जा रही कंपनीज, बहुत डिमांड है आजकल ऑब्वियसली, क्योंकि इतने हैक्स हो रहे हैं। कुछ ऐसी दिखती है वो, अगर आपका ड्रीम हो कभी ऐसे किसी में काम करने का, कैस्पर स्काई में, मे बी नॉर्टन में, तो ऐसा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर होगा आपका, एंड पूरा स्पेस स्टेशन बना के रखा है लोगों ने। नेक्स्ट, तो ये 10 कंपनीज हैं जो टॉप 10। हाँ, अभी के बारे में क्या बोलूँ मैं, ये नॉर्मली आपके लिए, अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, ये आपके लिए भी काम करेंगी, मगर आप इनको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इनको अफोर्ड कौन करता है? आज के टाइम में वॉर लड़ने के लिए सोल्जर्स कंट्रीज अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि एक सोल्जर अगर मरता है, उसको सबसे पहले भर्ती करते टाइम उसको ट्रेन करना पड़ता है, ठीक है, हाँ, वो उसको भेजने का, उसको खाने का, पीने का खर्चा सब उठाना है, इंश्योरेंस सब उठाना है, बुढ़ा होने के बाद पेंशन देना है ना, मर जाए तो फिर और टेंशन है। तो आजकल स्पेशली अफगानिस्तान में, अगर आप जो ये मिडिल ईस्ट के वॉर के बारे में देखें, पहले हर 10 बंदे पे एक कॉन्ट्रैक्टर सोल्जर हुआ करता था। कॉन्ट्रैक्टर सोल्जर मतलब प्राइवेट कंपनीज जो अपने मर्सिनरीज भेजती हैं, ठीक है, प्राइवेट कंपनी है और वो बंदे भेज रही है, मतलब गुंडे हो गए एक तरीके के, मगर वो गुंडे गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं। ओके, तो गुंडों का भी सही यूज कर रहे हैं ना। सेम इनको अफोर्ड करने के लिए आपके पास एक गवर्नमेंट जितना पैसा होना चाहिए। हाँ, नॉर्मल भी कर सकते हैं, इनके छोटे पैकेजेस भी आते हैं, मगर मेनली कॉन्ट्रैक्टर्स है ये, एटलीस्ट टॉप के, और ये हैंडल करते हैं बड़े बड़े चीज़ों को। तो ओके, लेट्स गो नेक्स्ट। कॉन्ट्रैक्टर्स के बारे में बहुत अच्छी थ्योरी है, आप 22 और ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं, प्लीज़ उन्हें देखिए, तो आपको इंटरनेशनली आप ग्रो करोगे एग्जैक्टली हो क्या रहा है। नेक्स्ट, Top 10 best intelligence agencies in the world 2017.
First, most shocking, ISI. Number one. Literally. मुझे बहुत शॉक लगा, मगर ISI नंबर वन है. सर ग्लोबल डेटा है सर. ISI का काफी ज्यादा लो रहा है इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड. उसका पावर, उसका रीच कितना है कंपैरेटिवली. एंड मैं खुद हैरान था, तो मैंने 2 जगह से और वेरीफाई किया, बट यही रियल डेटा है. मुझे लगा ओके कोई पाकिस्तानी वेबसाइट होगी, मैंने गलती से देख ली होगी, तो मैंने किसी और पे गया और ये BBC पे था. मुझे सोर्स दे देनी चाहिए BBC. ओके सर. CIA second, MI6 obviously United Kingdom, FSB Russian, Mossad Israel. Mossad की कहानियां सुनना रातों की नींद उड़ जाएगी. नेक्स्ट रॉ इंडियन, ASIS ऑस्ट्रेलिया, MSS चाइना. एक स्पेशल चीज, MS चाइनीज सिक्योरिटी का सर्विस का नाम देते हैं, MSS मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी. ये ऐसी सिक्योरिटी एजेंसी है जिसका हमें नाम ही नहीं पता. इससे बेस्ट सिक्योरिटी एजेंसी क्या होगी, लिटरली. नेक्स्ट 9 DGSE फ्रांस, BND जर्मनी, थिंग्स लाइक दैट. और इनके बारे में बातें करना ऐसे अच्छा है, सिर्फ बताते हुए. डिटेल्स में नहीं जाऊंगा बिकॉज classified. You can't talk about it obviously for obvious reasons. Classified. Okay, ज़्यादा बात मत करना सोशल नेटवर्क पे भी, कहीं पे भी. हाँ, घर पे बात करो तो वेबकैम के ऊपर स्टिकर लगा दो. Next, 10 most powerful active hacker groups. कितने लोगों ने कॉल ऑफ ड्यूटी और मॉडर्न वॉरफेयर खेली? Come on. पूरे स्टोरी लाइन पे यही दिखाया गया था, पता है? CIA, Mossad, FSB, वर्ल्ड वॉर को पूरा ये. That's the thing, attitude, है ना. कुछ भी मतलब मूवीज देखो दबा के. मेरी इंग्लिश इस वजह से अच्छी हुई है क्योंकि मैंने मूवीज ज्यादा देखी लिटरली, हाँ. और हिंदी में नहीं देखी है, मतलब हॉलीवुड मूवीज हिंदी में नहीं देखने का, देखो इंग्लिश में देखो, है ना. वैसे ही जब आप कुछ कर रहे हो, कुछ गेम खेल रहे हो, तो नो इट कि ओके CIA मोसाड क्या है क्या. ओके थिंक बस एटीट्यूड का इशू है. अपना एटीट्यूड सुधार लो. आप रेगुलरली जो काम कर रहे हो, यू फाइंड योर पैशन एंड योर डेस्टिनेशन. ओके, ये बहुत खतरनाक चीज है. सोच आज के 10th नंबर पे नॉर्थ कोरिया, Byu 121, स्टेट फंडेड हैकर ग्रुप है ये. इसको गवर्नमेंट फंड करती है वहाँ की. अकॉर्डिंग टू द डिफेक्टर्स, मतलब जो लोग वहाँ से भाग के निकल चुके हैं, नॉर्थ कोरिया से इंफॉर्मेशन नहीं आती बाहर. ओके, तो जो लोग भाग के निकल चुके हैं, जो भाग के निकल के साउथ कोरिया में चले जाते हैं, तो अकॉर्डिंग टू डिफेक्टर्स, मिलिट्री हैकर्स लिव extravagant lives in North Korea. Top students are handpicked straight from the University of Automation School. The primary wing of the hacking group is known as Beru, something like that, 121. It comprises about 1,800 people that work around the world because the internet infrastructure in North Korea is pretty terrible. Okay. Next, 9, Chaos Computer Club. Not state sponsored. मतलब इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं ये लोग. ऑपरेशन मोरल कोड, एक्टिविस्ट हैं. मतलब एक एक्टिविस्ट होते हैं, आपको पता है एक्टिविस्ट क्या होते हैं, है ना. बेसिकली कोई कॉज के लिए काम करते हैं. जब हैकिंग वर्ल्ड में एक्टिविस्ट आते हैं और वो हैक करना शुरू करते हैं, तो उन्हें एक्टिविस्ट कहते हैं. जैसे एक एग्जांपल है, एक etoys.com था एंड एक etoy.com था. etoys पहले था एंड वो बहुत बड़ी कंपनी थी. बाद में किसी ने रजिस्टर करा दिया etoy, एंड उसकी वजह से etoys, क्योंकि लोग एस लगाना भूल जाते थे, है ना, तो वो etoy पे चले जाते थे. एंड ऑब्वियसली इससे etoys का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ. तो एक एक्टिविस्ट ग्रुप ने
बहुत ज़्यादा उस पर कहना भाई डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक किया, लास्ट में उन्होंने माफ़ी मांगी eToy.com ने कि हमने गलत किया है ना। एंड तो ये तो Chaos Computer Group CC operates with a moral code founded by a small group of Germans in 1981। मतलब ये जो सारे डेटाज हैं ये हैकर्स की कम्युनिटी से डेटा निकले हुए हैं। तो रिमेंबर वन थिंग, यहाँ स्पेशली हैकर वर्ल्ड में जो हम बातें कर रहे हैं ये लेजिट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती है, मगर मोस्ट सोर्सेज ने कंफर्म किया है इस वजह से। मगर अभी तक हमारे पास इनके बारे में यही डेटा है, ये बहुत ही डार्क लिस्ट में काम करते हैं। सो we have to estimate it most of the things. CCC has made a number of hacks where they first consulted legal experts to make sure that what they are doing was legal, mainly grey hat. सुना होगा ना, white hat, black hat and grey hat, है ना? Simple white hat, ethical hackers, grey hat बीच में आपके घर में घुसेंगे, बोलेंगे आपका ताला खराब है बेटा, नोट छोड़ के चले जाएंगे, है ना? And black hat only, okay? It is the last this organized association of people with exceptional computer security technical knowledge, activist group. Okay, next. Morpho, likely not state funded. Okay, likely not, क्योंकि इसके actions confirmed नहीं है. Morpho is a wild neutron has executed dozens of high-profile hacks since 2011 on tech, pharmaceutical and investment companies. They hit Microsoft, Apple, Facebook and Twitter via zero-day exploits. Zero-day exploits क्या होते हैं? Anybody? Okay. Zero-day exploits होते हैं कई बार कुछ gaps गलती से छूट जाते हैं सॉफ्टवेयर बनाते टाइम, गलती से कंपनी को नहीं पता चला। मैं एक घर बना रहा हूँ, मान लो सॉफ्टवेयर है और मैंने गलती से इस चेयर के पीछे गड्ढा छूट गया, मेरे इंजीनियर्स ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, मगर एक हैकर ने देख लिया कि यार ये छूट गया है। वो इस इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन जाएगा डार्क वेब पे, करोड़ों में बेचेगा। और स्पेशली अगर वो जीरो डे अटैक माइक्रोसॉफ्ट का होगा तो कंफर्म भी करोड़ों, क्योंकि वाइडली यूज्ड। Morpho is particularly interesting because they are likely a sophisticated small group. Some of their signatures include multi-platform malware, well-documented codes, Bitcoin to pay hosting providers, and multi-stage commands and control network with encrypted virtual machines. They are English-speaking and they are very good at covering their tracks. Simple enough. जो इन्होंने hacks किए हैं, बहुत कम डेटा हम पकड़ पाए हैं, मतलब हम साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज एंड तो बेसिकली नेक्स्ट 7 नंबर सीरियल इलेक्ट्रॉनिक आर्मी। बेसिकली ऑब्वियसली नाम से ही लग रहा है कहाँ से रिलेटेड है ये। सीरियल इलेक्ट्रॉनिक आर्मी SEA is hacker group with Syrian sympathies as well as connections to Iran and Hezbollah. Hezbollah EDC is a Shia Islamist militant group and political party based in Lebanon. अब आप समझ रहे हैं ना कि ये कितना पॉलिटिकल सिचुएशन है। हैकर सिर्फ आजकल उस वर्ल्ड में नहीं रहा है कि ओके कुछ कंप्यूटर्स को हम अफेक्ट कर रहे हैं, एक क्लिक आपकी दुनिया बदल रहा है फिजिकली। मैं फेसबुक पे एक लाइक करता हूँ, अपने दोस्त के फोटो पे करता हूँ या नहीं करता हूँ, उससे उसको सिर्फ डिजिटली अफेक्ट नहीं पड़ रहा है, आज उससे उसको फिजिकली और इमोशनली भी फर्क पड़ रहा है। आपकी फोटो पे ज्यादा लाइक है, ऑब्वियसली आप फील करोगे, थिंक ऑफ द वर्ड, ओके, थिंक लाइक दैट। आज डिजिटल चीजें सिर्फ डिजिटल नहीं रहेंगी, इट्स बिकम फिजिकल। तो अलग अलग मत देखो। नेक्स्ट, defaced many Western news outlets, but they have also managed to locate opposition rebels using malware. The SEA is a unique because its varied tone and style, their familiarity with English colloquialism and humor raises question about the SEA identities. But NYT or the New York Times has stated that the SEA is probably Iranian. बहुत सारे स्पेकुलेशंस हैं, हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। मोस्ट ऑफ सोर्सेस, क्योंकि मैंने आपको कहा ये सब डार्कनेस में काम करते हैं, जो थोड़े बहुत हमने ट्रैक कर पाते हैं। यू सी, ये टॉप ग्रुप्स हैं, इन्होंने बड़े बड़े हैक्स किए और इनके बारे में हम यहाँ अंदाजन बात कर रहे हैं।
अंदाजन कि ओके शायद ही ऐसा है, क्योंकि इन्होंने कहीं जो लिखा था वो बहुत अच्छी इंग्लिश में लिखा था, इसलिए शायद ही इंग्लिश लिखी, तो हम अंदाजन कह रहे हैं, ठीक है। तो यू हैव टू सी कि कितना डीप वर्ड है। नेक्स्ट एनोनिमस, सुना है ना? हाँ, the originated in 2003 on 4chan and have grown to be a significant force on the internet. Anonymous draws some power from being extremely decentralized. Decentralized का मतलब पता है ना? बहुत important है decentralized word. Especially आज के टाइम में जब इतना chaos है वर्ल्ड में, हम कहाँ एम कर रहे हैं ये जानना जरूरी है। हम एम कर रहे हैं एक decentralized गवर्नमेंट सिस्टम पे, हम एम कर रहे हैं डिसेंट्रलाइज करेंसी सिस्टम पे, जो कि क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन एक एग्जांपल है, क्योंकि उससे हर बंदा इंडिपेंडेंट हो जाता है। आज इंडिया कोशिश कर रहा है सोलर पैनल लगा के एनर्जी इंडिपेंडेंट बनने के लिए। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो। इन टर्म्स ऑफ अगर आप बिटकॉइन यूज कर रहे हो तो आपको किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं। रिजर्व बैंक नहीं तय करेगा कि उस बिटकॉइन का रेट क्या होगा। अगर हम सब भरोसा करते हैं उस बिटकॉइन में, करेंसी का वैल्यू क्या है। आज मैं नोट में विश्वास करना बंद कर दूं, मैं बोलूं कि भाई नहीं, मैं तेरे को आलू दूंगा, तू मुझे टमाटर दे दे, ये हमारा एक्सचेंज है, मेरे को कागज वागज से कोई मतलब नहीं, तो हमारा भरोसा प्रोडक्ट में हुआ, तो मनी की वैल्यू डाउन हो गई। स्टॉक मार्केट ऐसे ऊपर नीचे होता है, रिमेंबर दैट। मुझे लग रहा है कि ओके, किसी ने किसी ग्रुप में से किसी ने ट्वीट कर दिया था कि ओबामा पे अटैक हो गया है, ओबामा मर गया है, और लिटरली उनका स्टॉक मार्केट ऐसे गिरा। ओके, सिर्फ भरोसा, पूरी दुनिया सिर्फ भरोसे पे कायम है, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल स्टॉक मार्केट है। ओके, रिमेंबर दैट। इस तरीके एटलीस्ट मैं इमेजिन करता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप ये सब सुन रहे हैं और प्रोसेस कर पा रहे हैं, जो मुझे लग रहा है, यहाँ से आप जो बाहर निकलेंगे आप दुनिया में गलत नहीं करेंगे। ओके, इस तरीके से सोचो, और ये रियलिटी है, ये कभी न्यूज़ पे नहीं आएगा, कभी आपको स्पून फीड नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये सबके लिए नहीं है। ये जब सब ये सारी चीजें लोग जानने लगेंगे, रात को नींद नहीं आएगी, और नींद आना बहुत इंपॉर्टेंट है मैक्सिमम लोगों के लिए, ठीक है। Okay, कुछ बाकी है यहाँ। Some of their more focused campaigns have been Occupy movement, anti-child pornography, and anti-Church of Scientology. And Church of Scientology, इससे कौन सा हीरो है अपना? एक है ना अपना हीरो साइंस, चलो कोई आ रहा है। Next, Anonymous is an idea, and it is an idea with unprecedented staying power. Okay, next. इनके बारे में जाइए, सर्च करिए। एक फनी बात ये है, एनोनिमस का ट्विटर पेज और यूट्यूब पेज दोनों वेरीफाइड है, लिटरली। नेक्स्ट, हाँ, एजेटेक्स और तेहरान एम्बिशन समथिंग। ओके, ये ईरानियन हैकर ग्रुप है। पढ़ने के बजाय मैं ऐसा बताता हूँ, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, इनके ऊपर पहला वर्ल्ड का फर्स्ट नोन साइबर वेपन यूज हुआ। फर्स्ट नोन साइबर वेपन कोई पूछे तो उसका नाम है स्टक्सनेट। स्टक्सनेट क्या करता था कि स्पेशली ईरान में उसने क्या किया, क्या हुआ था कि पॉलिटिकल सिचुएशंस की वजह से स्पेशली, और ये कंफर्म नहीं है, ये सीबीआई कह रहा हूँ, एनएसए और एक्स एनएसए एजेंट्स और कोवर्ट एनएसए एजेंट्स ने विसल ब्लोइंग की है। तो थोड़ा बहुत एक डॉक्यूमेंट्री भी है, आप स्टक्सनेट पे ढूंढे तो आपको मिल जाएगा, नाम मुझे याद नहीं है। तो उनकी रिपोर्ट से हमें पता चला है कि ये एक यूनाइटेड स्टेट्स का बनाया हुआ और इजराइल का डिप्लॉय किया हुआ पहला साइबर वेपन था, क्योंकि पॉलिटिकली जो ये रीजन है, स्पेशली जो ईरान कह रहा हूँ, हम नहीं चाहते थे कि उनके पास, स्पेशली वो लोग अमेरिकन और ये नहीं चाहते थे कि ईरान के पास न्यूक्लियर पावर आ जाए, वरना उस एरिया का, स्पेशली मिडिल ईस्ट का बैलेंस बिगड़ जाएगा, पॉलिटिकली हम ओवरकम नहीं कर पाएंगे। तो सी के पॉलिटिकल सिचुएशन के साथ तो उन्होंने मिल के एक ऑपरेशन किया, जो कि सोर्सेस है, कंफर्म नहीं है, लेकिन अगेन एंड अगेन। स्टक्सनेट क्या करता था, उनके न्यूक्लियर पावर प्लांट में घुस जाता था
कोई गलती से गया डिप्लॉय करने, उन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा न्यूक्लियर पावर प्लांट आइसोलेटेड था हर चीज से, डिफरेंट नेटवर्क, सब कुछ अलग। उन्होंने हैक किया, जो भी मेंटेनेंस करने वाले थे उनको, उन कंपनीज को जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे। जब मैं मेंटेनेंस इंजीनियर हूँ, मैं ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट में गया, मेंटेनेंस के लिए मैंने अपनी पेन लगाई। वो वायरस कितना तेज था, इतनी क्लीन तरीके से डिजाइन किया गया था। एक जीरो डे अटैक करोड़ों में बिकता है, उसमें 4 जीरो डे अटैक, ठीक है, और कोई हैकर ग्रुप इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ, तो ऑब्वियसली लगा कि स्टेट फंडेड है, इतने अच्छे से लिखा गया था लाइन बाय लाइन कि कोई भी हैकर ग्रुप इतने परफेक्शन से कोड नहीं लिख सकता है। एग्जैक्टली कौन सा पार्ट क्या काम करेगा, कौन सा डिप्लॉय करेगा, कौन सा रेप्लिकेट करेगा, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वायरस था। इसे ढूंढा था कैस्परस्काई वालों ने ही सबसे पहले। और ये पीएलसीज के बारे में आपने सुना होगा। पीएलसी क्या होता है कि इंडस्ट्रियल कंप्यूटर्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं बड़े बड़े मशीन्स को, प्रेशर, इंडस्ट्री के प्रेशर एंड एवरीथिंग। ये पीएलसी को जाके अफेक्ट करता था। तो जब न्यूक्लियर पावर प्लांट में ईरान के वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स ढूंढते थे, तो वो कभी उनको तेज कर दे, कभी धीरे कर दे, इस वजह से वो डैमेज हो जाए, बहुत सारी चीजें। तो इसकी वजह से उनका पूरा का पूरा प्लान फेल हो गया। और जब ये सामने कैस्परस्काई ने ढूंढा कि ये कोई ऐसा वायरस ढूंढ रहा है, नोबडी नोज, ढूंढने थोड़े सोर्सेज आए तो पता चला कि ओके, सोर्सेज के थ्रू थोड़ा अंदाजा हुआ कि यूएस और इजराइल का प्लान था। एंड यूएस ने थोड़ा लिमिटेड बनाया था, कंट्रोल में रहे। इजराइल ने उसमें दोबारा छेड़खानी की बिना यूएस के उसके, और इस वजह से वो वायरस पूरे वर्ल्ड में फैल गया था, सिर्फ एक गलती की वजह से। तो थिंग्स लाइक दैट, बहुत सारी चीजें हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे ही अटैक हुआ उसके बाद ईरान ने अपना साइबर स्टेट फंडेड एक हैकर ग्रुप, हैकर ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया। इज एक्चुअली कहाँ गया, ऑपरेशन सैफ्रॉन रोज। उसके बाद इन्होंने बहुत सारे अटैक्स करने शुरू किए यूएस के ऊपर रिस्पॉन्स में। ऑब्वियसली तुमने मेरे को अटैक किया, मैंने अपना हैकर ग्रुप बना लिया, तुम पे अटैक करूंगा, है ना। नेक्स्ट, they gained access in the airport last night में airports control systems in South Korea, Saudi Arabia and Pakistan। नए बच्चे को खिलौने दो तो वो थोड़ा एक्सपेरिमेंट करता है, तो ये बहुत खतरनाक है, स्पेशली हैकिंग ग्रुप में, और वो भी स्टेट फंडेड, क्योंकि जो चाहे आप वो कर सकते हो, अगर अनलिमिटेड पैसा है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज है। नेक्स्ट, ड्रैगन फ्लाई, मैंने थोड़ा ढूंढा, मुझे इसका आइकन तक नहीं मिला। मतलब किसी अंदाजा लगा सकते हैं कि लाइकली स्टेट स्पॉन्सर्ड ग्रुप आउट ऑफ ईस्टर्न यूरोप एंड रशिया। लाइकली स्टेट स्पॉन्सर्ड ड्यू टू इट्स टारगेट के हिसाब से हम जब स्टेट्स ऐसी चीजों का स्टेट स्पॉन्सर्ड कह रहे हैं, इसका मतलब ये क्योंकि हम इनकी टारगेट से अंदाजा लगा रहे हैं। अगर ये ऐसी चीजों पे टारगेट कर रहे हैं जो कि एक स्टेट को फायदा हो रहा है, ठीक है, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं क्यों कर रहे हैं। तो इससे स्टेट को फायदा हो रहा है, मतलब मे बी स्टेट स्पॉन्सर्ड है ना। ये वर्ल्ड अलग है। आज जो हम इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे खेल रहे हैं खेल, वो बहुत ही छोटा खेल है। इवन बहुत वर्ल्ड हिला के रखा है उसने, सब डरे हुए हैं कि कहीं न्यूक्लियर वॉर इस छोटे सी क्लैशेस की वजह से ना हो जाए, मगर ये रियल प्लेयर्स यहाँ खेल रहे हैं। ओके, इंडिया कोशिश कर रहा है, मगर विल बी देयर, शायद आप लोग, बट लेट्स सी। So dragonfly or most common attacks are spear phishing and water hole attacks. Spear phishing मतलब मारना एग्जैक्टली टारगेट करना एक पर्टिकुलर को। वाटर होल मतलब जब आर्कटिक में बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है तो वहाँ बहुत लेयर बन जाती है, तो ऊपर जाते हैं, एक गड्ढा करते हैं, उसमें एक धागा डाल के एंड चारा डाल के वेट करते हैं, जब मछली आती है फंसती है उसी उसको सेम लाइक दैट हम वेट करते हैं, डिप्लॉय करके वायरस, एंड जैसे ही बंदा फंसता है तो पुल द स्ट्रिंग्स। Also demonstrate capability to embed trojans in the legitimate software for the industrial control system like Stuxnet. Like Stuxnet, इसने एक बार वेपन बाहर है, लोगों को पता चल गया कि आप ऐसा कर रहे हो, सब करना शुरू कर देंगे। ओके, न्यूक्लियर बॉम्ब एक ने बनाया, आप सब बहुत लोगों के पास है। ओके, तो रेप्लिकेट होने में टाइम नहीं लगता है। शुरुआत APT-28 named is arms with advanced positioning threat group. Russian and might share funding sources with Dragonfly. Dragonfly जो हमने पहले देखा, might share to be same वही attacks
They have hacked NATO, Polish government websites, Georgia ministry, OSS. They are unique in that they have been caught framing the cyber president ISIS for their attacks. मतलब इन्होंने अटैक किया और ये आईसिस को क्लेम कर रहे हैं, ठीक है, अपने ट्रैक्स छुपाने के लिए कि आईसिस ने ये सब किया. तो इस वजह से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मे बी रशियन और समथिंग लाइक दैट, बट नॉट श्योर. ओके, हाँ, Chinese Elderwood Group and 20 other Chinese APTs. मिला जुला के उनके बहुत सारे हैकिंग ग्रुप्स हैं, मिला जुला के उनको Elderwood Group कहते हैं. एंड स्टार्टिंग में उनके नाम लिखे हुए हैं, Hidden Names and many more. Chinese pioneers and the state-sponsored hacking group, and they are continue to perfect their practice. Day by day बहुत खतरनाक होते जा रहे हैं. देखो नंबर 2 पे हैं ये लोग. And often it is difficult to tell whether the Chinese government is pulling the strings, funding, or even has affiliation with the group. One of the more famous attack came in 2010 under the name Operation Aurora. We in part known the Operation Aurora because Google came forward and announced it had been hacked. तो ये भी प्रॉब्लम है. याहू का भी लास्ट ईयर आया कि याहू का अकाउंट सर्वर और बाकी बहुत सारा डेटा बहुत पहले हैक हो गया था, और याहू ने पिछले साल जाके बताया कि भाई हैक हो गया था हमारा इतने साल पहले. ठीक है, तो कंपनीज भी सामने क्यों आएंगी? मेरी कंपनी हैक हो गई तो मैं छुपाऊंगा, वरना मेरा शेयर मार्केट गिर जाएगा. यूजली बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे. तो ये हैकिंग सिर्फ कंप्यूटर नर्ड्स के लिए नहीं रहा है, आजकल पॉलिटिकल गेम हो गया, वर्ल्ड काम करता है इसके ऊपर. ओके, common targets include defense industries, human rights campaign, and supply chain firms, and blah blah blah. Black term for group involved, things like that. Number 1, सबसे डेंजरस Stuxnet मोस्ट प्रोबेबली सोर्सेज के हिसाब से इन्होंने बनाया है NSA, और NSA का भी एक अंदर ग्रुप है टेलर एक्सेस ऑपरेशन TAO. इसके बारे में हमें कैसे पता चला? एडवर्ड स्नोडेन के बारे में किसने सुना है? विकीलीक्स जूलियन असांज ने बनाया है. सिमिलर है, मगर दोनों की कंडीशन अभी सिमिलर ही है. जूलियन असांज अभी लंदन में एक एम्बेसी में पिछले 3 साल से वेट कर रहा है, एंड एडवर्ड स्नोडेन जो कि विसल ब्लोअर है, पहले NSA के लिए काम करते थे, एंड ही सॉ दैट कि ओके NSA बहुत ज़्यादा स्पाई कर रही है. NSA को बनाया गया था टेररिस्ट पे स्पाई करने के लिए. बेसिकली तीन पार्ट्स हैं यूएस के जो इंटेलिजेंस के लिए काम करते हैं. ओके, पहला FBI, दूसरा CIA, तीसरा NSA. ठीक है, NSA में भी एक बेटर है, एक नेशनल साइबर कमांड. ठीक है, वो प्योरली वो करता है. अगर मैं डिफरेंस समझने के जरूरी है, USA के बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं कि हम डिनाई नहीं कर सकते कि USA बहुत पावरफुल कंट्री है, एंड वो क्या कर रहा है उससे वर्ल्ड की डायरेक्शन तय होती है, मानो या ना मानो, ईगो पे लो या ना लो, ऐसा है. ओके, है ना. तो FBI मतलब छोटे छोटे लोग होंगे, अगर आप उनके हिटलिस्ट पे हो दिल बीट यू. CIA मतलब एक पतला सा बंदा होगा, घुमा फिरा के आपको साइड में धक्का दे देगा, उल्टा है. ओके, हाँ. एंड NSA का मतलब, NSA फिजिकल काम नहीं करता. NSA goes on cyber world, और बेसिकली इंटेलिजेंस वर्क, नॉन फुटवर्क कुछ नहीं है. और ये सारा का सारा बेसिकली जब आप इस लेवल पे आते हो तो बाउंड्रीज ब्लर होने लगती हैं. तो जो मैं बता रहा हूँ, मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये ऑनलाइन सोर्सेज, ठीक है, आप पढ़ के, क्योंकि ये बहुत ही डार्क एरिया है, आप कुछ नहीं कह सकते. और इसीलिए मैं पहले समझा रहा हूँ, क्योंकि आपको मेन टॉपिक है हमारा समझना WannaCry वायरस को, और जब तक आप ये नहीं समझोगे आपके लिए WannaCry हो जाएगा, हाँ भूकंप आया था, हाँ अब WannaCry भी आया है, ऐसा हो जाएगा. और ये सिमिलर चीज नहीं, ठीक है. तो NSA, बाकी इसकी बहुत सारी चीजें हैं. 600 एम्प्लॉइज, फोर्ट मीड से ऑपरेट करते हैं ये लोग, मेरीलैंड से, एंड देयर आर आल्सो ब्रांचेस इन हवाई, जॉर्जिया, टेक्सास एंड डेनवर. मतलब अब तो मैं इनके हेडक्वार्टर्स का नाम दे रहा हूँ, तो डू यू थिंक कि मेरी इतनी पावर है कि मैं इनके हेडक्वार्टर्स का नाम जानता हूँ? नहीं. और जब एडवर्ड स्नोडेन ने सारा डेटा लीक किया, ऑब्वियसली उन्होंने 10 और लेयर्स बना दिए होंगे.
उनका सिर्फ एक प्रोग्राम काम करता है विसल ब्लोअर्स को पकड़ने के लिए, ठीक है। इंडिया में भी विसल ब्लोअर का है, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट है। विसल ब्लोअर समझते हो आप लोग? मैंने जैसे बताया कि एनएसए के लिए एडवर्ड स्नोडेन काम करता था एंड देन ही टोल्ड बाकियों को बता दिया, उसने मीडिया में लीक कर दिया कि एनएसए गलत काम कर रही है। दिस इज विसल ब्लोअर, ओके। मैं एक कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ और मैं कुछ गलत काम हो रहा है कंपनी में और मैं मीडिया में लीक कर दे रहा हूँ, किसी को बता दे रहा हूँ, दिस इज विसल ब्लोअर, ओके। इंडिया में भी ऐसा है क्योंकि विसल ब्लोइंग तरह से सही काम है ना, कि अगर कोई गलत कर रहा है तो रिपोर्ट है। इंडिया में भी विसल ब्लोइंग प्रोटेक्शन एक्ट है, मगर वो कितना काम करता है नो वन नोज। अभी तो हम आरटीआई को भी बहुत ज़्यादा करने लगे हैं। नए लॉ के हिसाब से अगर आप आरटीआई फाइल करते हैं और गलती से आपकी कहीं डेथ हो जाती है तो आरटीआई रिलीज नहीं होगा। एंड आरटीआई पर फाइल करने के बाद जब तक वो हेडक्वार्टर्स नहीं पहुंचता है आप उसे वापस भी ले सकते हो। तो मैं आपके खिलाफ आरटीआई फाइल कर दूंगा एंड देन आपको ब्लैकमेल करूंगा कि बेटा मैंने तेरे खिलाफ आरटीआई फाइल कर दी है, तेरा सारा डेटा पब्लिक हो जाएगा, मुझे इतना पैसा दे मैं वापस ले लूंगा। तो एक तरह का गेम बन सकता है। लेट्स सी। अभी हमारे जो एक्टिविस्ट हैं, ऐसा नहीं है ऑप्टिमिस्टिक रह रहे हैं, जितने मैं फ्लॉज बता रहा हूँ लोग काम कर रहे हैं उसको भरने के चक्कर में, ओके। रिमेंबर दैट हमारे इंडियन कई सारे एक्टिविस्ट हैं जो काम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर रहे हैं कि ये बहुत ही गलत रूल है, इसे हमें सॉल्व करना चाहिए। तो बी ऑप्टिमिस्टिक, ओके। तभी दुनिया काम करेगी, तभी बेड से उठने का मन करेगा ना, हमें ये सब खत्म ही होना है, फिर क्यों ढूंढ, ये एटीट्यूड हो जाएगा और ऐसा गलत है। नेक्स्ट, ओके। तो फाइनली खत्म हो गया है। नंबर 1 आपको पता चल गया है। जाओ घर सर्च करो फ्री टाइम में। देखो ऐसी चीज़ें हैं कि आप उसमें घुसना शुरू करोगे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा स्टडीज़ के साथ, है ना, ओके। सो नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन टू क्रिप्टोग्राफी। बिटकॉइन और ओनली बिटकॉइन नहीं है, बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं, ठीक है। ऑब्वियसली थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स हैं, इसलिए बहुत कम है कंपेरेटिवली बाकी प्रोडक्ट्स के। ऐप जैसा नहीं है कि हर कोई आजकल ऐप बना रहा है ना, मगर क्रिप्टोग्राफिक करेंसीज भी बहुत हैं, सबके अलग अलग फ्लॉज हैं, अप्स एंड डाउन्स, मगर बिटकॉइन सबसे फेमस है एंड सबसे वाइडली यूज्ड भी है। एंड ये फिर से टेढ़ा हो गया। नेक्स्ट, क्रिप्टो करेंसी, अ डिजिटल करेंसी इन विच encryption techniques are used to regulate and generate the units, currency and variety of transfer of funds. Basically encryption यूज होता है जिससे हम फंड्स को ट्रांसफर करते हैं। एंड वही डेफिनेशन एक गूगल का स्क्रीनशॉट है कि गूगल का कहता है डेफिनेशन किसी 2009 में बिटकॉइन अनाउंस बाय सतोशी नाकामोटो। नोबडी नोज ये कौन है। अगेन ये इतना सोफिस्टिकेटेडली बनाया गया है बिटकॉइन कि हम इमेजिन कर सकते हैं कि सतोशी नाकामोटो एक बंदा इतना सोफिस्टिकेटेड सिस्टम डिजाइन ही नहीं कर सकता, ओके। बट किसी एक बंदे के नाम से ये डिस्प्ले किया गया है, ये पेपर पब्लिश हुआ। आप जाएंगे ऑनलाइन तो आपको पूरा पेपर में मिल जाएगा, है ना। बीच बीच में लोग क्लेम करते रहते हैं कि मैं हूँ सतोशी नाकामोटो, पर नेवर कंफर्म। सो एनोनिमस है, पता नहीं किसने बनाया, मगर बनाया है और बहुत जोरदार बनाया है, ठीक है। तो लोग यूज कर रहे हैं। तो बिटकॉइन समझ गया ना, मतलब डिजिटल करेंसी। आगे बढ़ूंगा मैं, है ना। डिजिटल करेंसी, आपको हैंड में कुछ नहीं देना है, नो फीचर्स हम आगे देखेंगे। 2009 to 11 स्लो स्टार्ट। अभी लोग सोच देख रहे थे एक्चुअली है क्या, क्या करेगा, प्रोज एंड कॉन्स, ओके। 2011 एंड 2013 के बीच में सिल्क रोड एंड ग्रेट पायरेट रॉबर्ट्स, ये बहुत नया टर्म। डार्क वेब, आगे हम पढ़ेंगे, अभी देखेंगे। डार्क वेब पे बेसिकली एक वेबसाइट थी सिल्क रोड। सिल्क रोड ऑब्वियसली सिल्क रूट से इंस्पायर्ड। वो एक डार्क वेबसाइट थी जिसपे ड्रग्स, एम्यूनेशंस, यू कैन हायर हिटमेन्स, एनीथिंग। डार्क वेब पे बेसिकली आप ये सब कुछ कर सकते हो, मगर ये वन स्टॉप सोल्यूशन था, जैसे अमेजॉन प्रोडक्ट्स का वन स्टॉप सोल्यूशन होता है। सिल्क रोड पे आप कुछ भी इलीगल खरीद सकते हो, एनीथिंग खरीद सकते हो, ओके। अब ये और उसका क्रिएटर था डेड पायरेट रॉबर्ट्स, ये भी नहीं पकड़ा गया। मे बी बहुत सारे लोग थे, मे बी डार्क एरिया है, कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। कभी लोग नहीं पकड़े जाते हैं, बहुत मुश्किल से कुछ होता है। हाँ, एक केस मेरे सामने है जो पायरेट बे के जो फाउंडर्स थे, है ना, उनका हुआ, उनके ऊपर भी डॉक्यूमेंट्री है, यूट्यूब पे फ्री में है, जाओ देखो, किसी ने अपलोड कर दी थी, है ना।
and things like that. And end of 2013, Bitcoin price skyrocket. लोगों का भरोसा बढ़ने लगा. करेंसी का बेसिकली मतलब समझो, अगर मैं इस पेपर पे विश्वास करना शुरू कर देता हूँ, मेरा विश्वास है कि ये पेपर 1 करोड़ रुपए का मेरे लिए और किसी के लिए वैल्यू, तो मैं उसको उतने संभाल के रखूंगा, है ना. और हम दोनों ने विश्वास कर लिया, तो मैं इसको ये दे दूंगा, ये मुझे 1 करोड़ रुपए दे देगा, क्योंकि इसके लिए पेपर इतना वैल्यूबल है. किसी के लिए अपनी माँ की फोटो उतनी वैल्यूबल होती है. तो वैल्यू समझ रहे हो. अगर आपका किसी चीज में विश्वास है तो वो करेंसी बनने के लायक है, मतलब उसका कुछ वैल्यू है. सेम आजकल हमारे 10-10 रुपए के नोटों में विश्वास है हमारा, तो वो 10 रुपए के लायक है. ठीक है, तो ये समझने की जरूरत है करेंसी के टाइम में. तो 2013 के एंड तक बिटकॉइन पे लोग भरोसा करने लगे और बिटकॉइन को काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलने लगी और स्काई रॉकेट हो गया. एंड आज मतलब कल रात तक ये रेट था इंडियन रुपीज में 1 बिटकॉइन का 1,21,000. सॉरी मैं तो 12 कह रहा हूँ, 21,000 हो गया. ठीक है, 1,21,600. ठीक है, हाँ कितने रुपए. नेक्स्ट मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिनारियो है. ठीक है, बिटकॉइन के बारे में हम ऊपर जाएंगे कि आपको समझ में आ जाएगा. आपको बिटकॉइन यूज करना है तो क्विकली आप यूज कर सकते हो. ठीक है, ओके. सो 5 मोस्ट यूजफुल प्रॉपर्टीज ऑफ बिटकॉइन. देयर है ई कैश, आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो. ठीक है, आप होल्ड कर सकते हो उसके साथ. हाँ, परमिशन लेस, मतलब आपको कोई ऐप बनाना है, आपको कोई सर्विस क्रिएट करनी है जो कि बिटकॉइन में डील करती है. आज आपको बैंक खोलना है तो आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी ना. बिटकॉइन में ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि बिटकॉइन को कोई कंट्रोल नहीं करता. बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज सिस्टम है. ठीक है, आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं. एक सिस्टम है, उसके हिसाब से काम करो, कोई इंडिविजुअल कंट्रोल नहीं करता. ठीक है, हाँ. नेक्स्ट, प्राइवेसी है. ठीक है, किसी को पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली कौन किसको दे रहा है. अंदाजा होता है. ठीक है, और वो भी पूरा सिक्योर नहीं है. बहुत सारे लूप होल्स, इन सब में लूप होल्स है, मगर कंपेरेटिवली बहुत अच्छा है बाकियों के. ठीक है, प्राइवेसी है कि दिखता है. हाँ, फंजिबिलिटी, वर्चुअल कमोडिटी एंड नॉन पॉलिटिकल करेंसी, थिंग्स लाइक दैट. प्रॉपर्टी बहुत सारे हैं इसकी, मतलब बहुत अच्छी करेंसी है ओवरऑल. अगर क्विकली हम आगे जाएं, क्योंकि हमारा टाइम ऊपर हो रहा है. 12:30 से 15 मिनट ऊपर हो गए. कोई आपको कहीं जाना नहीं है, चलेगा. So let's move ahead fast. Okay, things to be discussed. Ledger basically क्या है बिटकॉइन में? ledger का मतलब है आपका वॉलेट. बिटकॉइन में यूनिवर्सली वॉलेट क्रिएट होता है. कौन किसको पैसे दे रहा है, कहाँ से कौन जा रहा है, तो आपका नाम नहीं पता चलेगा, मगर पैसे कहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं ये सब पता चलता है और यूनिवर्सली पता चलता है. ओके, तो यूनिवर्सल लेजर रखा जाता है, तो रिमेंबर दैट. हाँ, डिसेंट्रलाइज, तो इसमें कोई डिसेंट्रलाइज मतलब कोई एक कंट्रोल नहीं कर रहा है. मल्टीपल इंक्रिप्शन, पब्लिक एंड प्राइवेट की, 2 तरह के कीज होते हैं. ठीक है, ऑब्वियसली इंक्रिप्शन है ना, बेसिक इंक्रिप्शन से आप लोग फेमिलियर हैं, है ना. बिटकॉइन वॉलेट मतलब कि बेसिकली वॉलेट मतलब पब्लिक की. वॉलेट जो होता है वो आपका पब्लिक की होल्ड करता है, प्राइवेट की आपके पास होती है, एंड इसके थ्रू आप कम्युनिकेट करते हो सिस्टम से, है ना, बिटकॉइन के सिस्टम से. हैशेस और बेसिकली जनरेट करते हैं हम बिटकॉइन. उसके मैथमेटिकल फॉर्मूलाज हैं जो उसको पहले सॉल्व करता है, तो वो हैश रिवॉर्ड करता है. ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, ये बैठ के 2-4 घंटे सिर्फ इंट्रोडक्शन समझने वाली चीज़ है. तो अभी क्विकली हमें मेन पॉइंट का. लीगल इश्यूज इन इंडिया. आरबीआई ने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि बिटकॉइन मत यूज करो, कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे. मगर इंडिया, रशिया एंड चाइना वन ऑफ द बिगेस्ट फ्यूचर दिख रहे हैं अभी के टाइम में बिटकॉइन के. काफ़ी सारे लोग डील कर रहे हैं. अभी कमिंग समर, ये समर ही आ गया, मगर बातें चल रही हैं कि बिटकॉइन को लीगलाइज कर दिया जाए. ठीक है, थिंग्स लाइक दैट. मगर ये सारा होगा नहीं होगा, तो लोग कोशिश कर रहे हैं, लोगों का भरोसा है. काफ़ी सारे फ्लॉज भी हैं, काफ़ी सारे फ्लॉज भी हैं, विल सी. ओके,
नेक्स्ट डार्क वेब। हाँ, डार्क वेब क्या सुना है इसके बारे में? क्या सुना है डार्क वेब क्या होता है? एनीबॉडी? नॉर्मल वेब, ये एक टाइटैनिक से टकराया हुआ हाँ आइस का टुकड़ा है, एंड व्हाट हैपेंस इज आइस को जब भी आप देखोगे बहुत कम ऊपर रहता है, मैक्सिमम नीचे रहता है। सिमिलरली जितनी भी वेबसाइट्स हम देखते हैं नॉर्मल ब्राउजर से एक्सेस कर पाते हैं, जैसे याहू हो गया, गूगल हो गया, रेडिट हो गया, बिंग हो गया, CNN.com हो गया, वो सब नॉर्मल वेब या फिर अब उसको सरफेस वेब कहते हैं ओवरऑल स्ट्रक्चर में दिखते आता है। मगर एक है डीप वेब। डीप वेब क्या होता है? मतलब नॉर्मल ब्राउजर से आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, नॉर्मल ब्राउजर से आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते। इसका एग्जांपल, सबसे आसान एग्जांपल देता हूँ। जब आप फेसबुक पे अपना अकाउंट प्राइवेट कर देते हैं, सर्च में कोई आपको नहीं देखता। ओके, सिंपल एग्जांपल, आपने कह दिया कि ओके फेसबुक मेरा अकाउंट प्राइवेट, दैट गोज टू डीप वेब। एकेडमिक डेटाबेसेस आर डीप वेब। हाँ, फेसबुक भी डीप वेब में आ चुका है, इसलिए मैंने एग्जांपल दिया कि आपको रिलेट कर पाएँ आप। ओके, प्राइवेट करने के बाद कहीं नहीं दिखेगा किसी भी सर्च इंजन पे आपका अकाउंट। ओके, academic databases, medical record, financial records, legal documents, some scientific reports, some government reports, subscription only information, some organized specific response, मतलब जो लोगों से शेयर नहीं करना चाहते आप, वो सारा डीप वेब होता है। और फिर आता है डार्क वेब। ओके, ये 90% है वेब का हिस्सा। ऊपर जितना आप नॉर्मली ब्राउज करते हो उससे 3%। ओके, अराउंड लोग एस्टिमेट करते हैं, मगर इतना डिफरेंस है ग्राफिकली अप्रॉक्स। डार्क वेब में पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, ड्रग ट्रैफिकिंग एंड अदर इलीगल एक्टिविटीज। जर्नलिस्ट भी काम करते हैं, है ना, क्योंकि कई बार रिपोर्ट कर रहे हो, सीरिया जैसी कंट्री में आप सीरिया के बारे खिलाफ रिपोर्ट कर रहे हो, क्या हो रहा है, तो गवर्नमेंट हो सकता है आपको बैन करना चाहे, थिंग्स लाइक दैट। जर्नलिस्ट यहाँ ऑपरेट कर सकते हैं। मैक्सिमम यहाँ गलत इलीगल चीज़ें होती हैं, क्योंकि नोबडी इज देयर, नोबडी कैन ट्रैक देयर। एक स्पेशल ब्राउजर है, वन ऑफ द स्पेशल ब्राउजर, बहुत सारे ऐसे नेटवर्क्स हैं। टॉर से आप कर सकते हो। टॉर इज एन अनियन राउटिंग ब्राउजर दैट एन्क्रिप्शन अनियन राउटिंग यूज करता है। बेसिकली क्या है, हाँ ये है टॉर, ये टॉर की वेबसाइट है। बेसिकली एनोनिमिटी ऑनलाइन अनियन राउटिंग आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हो किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए घर पे जाके। बट मैं रिकमेंड करूँगा, ट्राई करने के लिए आसान है, ज़्यादा क्लिक्स मत करना क्योंकि ये गलत जगह है। अगर आपको नहीं पता आप क्या कर रहे हो, इट कैन बी हार्मफुल। वायरस, कुछ नहीं तो वायरस इंस्टॉल हो जाएंगे, है ना, और वो नॉर्मल वायरसेस नहीं होंगे, तो किसी का टारगेट नहीं बनो। हाँ, ये फिर से ढूंढ गया। जब आप टॉर को कनेक्ट कर देते हो किसी भी अपने ब्राउजर से, तो टॉर ब्राउजर अपने कंप्यूटर पर रन कर देते हो, टॉर ब्राउजर ऐसा दिखता है, तो सीधा दिखेगा। ओके, हाँ, तो ये बेसिकली कॉन्ग्रेचुलेशन, जैसे आप टॉर अपने कंप्यूटर पर रन कर लेते हो, ये है टॉर इस तरीके से काम करता है। बेसिक ऑपरेशन ये है टॉर का। ये मेरा कंप्यूटर है, मैंने अपने कंप्यूटर में टॉर इंस्टॉल कर लिया, एंड मैं सर्वर से पूछूंगा, ठीक है, सेंट्रल सर्वर से, कि मैं कौन सा रूट लूँ। बहुत सारे नोड्स हैं, मुझे इन दोनों में से किसी को कम्युनिकेट करना है। ओके, तो ये मुझे बोलेगा ओके ये रूट ले जाए, तो तीन मुझे मान लो किससे कम्युनिकेट करना है, यहाँ मुझे बॉक्स से कम्युनिकेट करना है। तो किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं कौन से रास्ते से आया। अगर मैं डायरेक्टली बॉक्स से कम्युनिकेट करता तो कोई बीच में मेरा डेटा रोक सकता था, कोई बीच में मेरा डेटा पकड़ सकता था, एनीथिंग, कुछ एनालाइज, एनीथिंग कैन हैपन। यहाँ एन्क्रिप्टेड सिस्टम है, यहाँ किसी को नहीं पता है कि कौन सा मैं रूट लूँगा, एंड मैं बॉक्स से बात कर सकता हूँ। उसके बाद कनेक्शन टाइम आउट एंट्री नोड चेंज। कनेक्शन टाइम आउट होने के बाद एंट्री नोड चेंज हो जाता है। सिमिलरली इट कीप्स चेंजिंग। अब मैं जेन से बात कर रहा हूँ, डिफरेंट रूट से। ये रिमेंबर दैट जब आप टॉर यूज करोगे आपका इंटरनेट स्पीड थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, बिकॉज आप इतने सारे नोड से बाउंस कर रहे हैं, है ना। और नेवर थिंक कि टॉर एकदम फुल प्रूफ है। टॉर के भी बहुत सारे, अगर आप किसी एंट्री एग्जिट या एंट्री नोड के कंट्रोल, कोई नोड आपके कंट्रोल में है, किसी ने मिस्टर रोबोट देखा, पहला एपिसोड है उसका, तो पहला सीन है,
वो आके बोलता है कि रॉक के कैफे में कि even though you are using Tor, I have a control of these nodes, हाँ, something like that. तो Tor भी फुल प्रूफ नहीं है, मगर one of the best चीज़ों में से एक है. अगर आपके पीछे कोई स्टेट फंडिंग हैकर ग्रुप नहीं पड़ा है तो you are safe. Okay. And next दो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं तो मल्टीपल कहाँ से जा रहा है ना, तो इट्स वेरी एनोनिमस एंड आप यूज कर सकते हो बहुत इजी. नेक्स्ट WannaCry. अब टॉपिक पे आए हैं जिस वजह से हम यहाँ बैठे हैं. WannaCry is a ransomware computer worm that targets computer running the Microsoft Windows operating systems. सबको पता है. Next, WannaCry ransomware attacks is an ongoing worldwide cyber attack by the WannaCry ransomware crypto worm which targets computers running the Microsoft Windows operating system, encrypting data and demanding ransom payment in Bitcoin, cryptocurrency, blah blah blah. The attacks. Okay, ये important है ये देखने के लिए. Started on Friday, 12th May, Friday 2017, जब दिखना शुरू हुआ, और वो भी unprecedented scale पे, infecting more than 230,000 computers over 150 countries. The worst hit countries are reported to be Russia, Ukraine, India, Taiwan, but parts of Britain National Health Service, जो हम NHS हमने starting में देखा, Spain's Telefonica, FedEx, Deutsche Bahn and LATM Airlines be hit along with many other countries, things like that. Background क्या है? Network infection vector, Eternal Blue उस स्पेशली क्या नाम है, उस लूप होल का हम डिफाइन करते हैं, है ना? Was released by the hacker group, the Shadow Brokers on April 14, 2017. Okay. So Shadow Brokers ने along with the other tools apparently leaked from Equation Group, which is widely believed to be a part of United States National Security Agency. मतलब जो Shadow Brokers का ये ग्रुप है, इसने जो इन्फेक्शन Eternal Blue नाम की जो vulnerability थी and with other tools जो कि NSA यूज कर रहा था. ओके, NSA ने अपने स्टॉक फाइल किया हुआ था एंड vulnerabilities का, तो उन्होंने हैक किया इसे, पता नहीं कैसे क्या हुआ एग्जैक्टली डिटेल किसी को नहीं पता है, एंड उन्होंने डंप कर दिया 14 अप्रैल 2017 को. क्या अब इसके बारे में हम थोड़ी और बात करेंगे, मगर पहले ये खत्म कर रहे हैं. Eternal Blue exploit vulnerability is MS17010 in Microsoft implementation of the server message block EMS protocol. ये थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है बट ये जरूरी है. ओके, हाँ, this Windows vulnerability was not a zero day बता दिया ना मैंने, हाँ, सबको समझ में आएगा, हाँ, 0 day flaw, हाँ, but one of which Microsoft has released critical advisory along with the security patch to fix vulnerability 2 months before 14 March. मतलब Microsoft ने पहले ही vulnerability के बारे में पैच रिलीज कर दिया था. जिन लोगों ने अपडेट नहीं किया, we are sorry for that. ठीक है. The patch was to the server message block SMP protocol used by Windows and fixed several client versions of the Microsoft Windows operating system, including Windows Vista onward, with the exception of Windows shared Windows 8 के कुछ parts में नहीं हुआ, as well as server and embedded versions such as Windows Server 2008 onward and Windows Embedded Further Ready 2009 respectively, but not older Windows XP. Yeah, Windows XP के लिए तब तक वो सर्विसेज देना बंद कर चुके थे, along with Microsoft. According to Dora Saad, head of the Windows Insider program at Microsoft, Windows 10 was not affected. Next, starting from 21 April 2017, security researchers reported that a computer with the double pulsar backdoor inserted were in the tens of thousands. मतलब इससे उन्होंने डिटेक्ट करना शुरू किया कि हाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है. 21st April को उन्होंने रियलाइज करना शुरू किया. By 25th April, reports estimated the number of infected computers to be up to several hundred thousands, with number increasing exponentially every day. Apparently, double pulsar was also installed in the attack. मतलब ये वायरस साथ-साथ बैकडोर इंस्टॉल कर रहा था.
और इसी से हमें पता चला कि हो रहा है ऐसा। रिस्क असेसमेंट, जब हमने वो लिया वायरस और उसे एक सिक्योर एनवायरनमेंट में टेस्ट किया तो उसका रिपोर्ट है। रिमोट एक्सेस कंटेन, ये सिक्योरिटी एजेंसीज के थ्रू रिपोर्ट है। ओके, तो उन्होंने ये रिपोर्ट रिलीज की। कंटेन्स अ रिमोट डेस्कटॉप रिलेटिंग स्ट्रिंग, रीड्स टर्मिनल सर्विस रिलेटेड कीज, use network protocols on unusual ports, ransom, deletes volume snapshot, detects indicators that file is a ransom, precedents, disable the startup repair, grant permissions using ICANN, modify auto execute functionality by creating a value in the registry, spans a lot of purposes, trying to supply failure during the boot। बहुत सारी चीजें इतना कुछ कर रहा था, ठीक है। ये एनालाइज करने का हमने किया, रियलाइज फिंगरप्रिंटिंग और अलग अलग चीजें। ये मैं PDF ऑनलाइन पोस्ट करूंगा, अगर आप डिटेल चाहिए तो हाउ मच टाइम पर भेज दूंगा, ठीक है। ये सारी चीजें, मतलब ये एनालिसिस रिपोर्ट है। आप वेबसाइट पे जाके, किसी वेबसाइट पे जाके, सिक्योरिटी वेबसाइट पे जाके आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, ओके, टेस्टिंग। मैं चाहता था कि रास्पबेरी पाई यूज करके मैं टेस्ट करूं लाइव, मगर उसका रिस्क था कि अगर वो नेटवर्क में, इस नेटवर्क में फैल जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, पता नहीं आगे पैचेस हैं कि नहीं। तो इस वजह से हम स्क्रीनशॉट से काम चला रहे हैं। तो ये आपका नॉर्मल कौन सा है? 7 है ना? 7 है। वायरस मैंने इसमें इंस्टॉल किया, क्लिक, एकदम से ये मैसेज आना शुरू हो जाएगा। पहले यहाँ से 2 आइटम्स थे, अब ये 2 और आ जाएंगे। Oops, your important files are encrypted. If you see this text but don't see the want a decrypt window, then your antivirus removed the decrypt software, or you detected or you deleted it from your computer. If you need your files, you have to run the decryption software. Please find an application, find it। और वो खुद को ही कह रहा है कि मुझे फाइंड करो, तब जाके गलती से किसी पार्ट को आपने वो कर दिया। अगर आपके एंटीवायरस ने इसका एक पार्ट डिलीट कर दिया डिटेक्ट करके, तो सिर्फ ये दिखाएगा और फिर बोलेगा कि वायरस इंस्टॉल करो, तब जाके प्रोसेस पूरा होगा। लिटरली अगर वायरस फुल्ली काम कर गया और आपके एंटीवायरस या किसी और चीज ने नहीं रोका, तो ये मैसेज आएगा आपको। ओके, बेसिकली व्हाट हैपेंड टू माय कंप्यूटर, दिस हैपेंड टू माय कंप्यूटर, माय पॉडकास्ट हैज बीन एन्क्रिप्टेड, कैन आई रिकवर माय फाइल्स, this blah blah blah, how do I pay? बिटकॉइन में आप पे करोगे, बिटकॉइन एक्सेप्टेड है। और ये एड्रेस है, बेसिकली ये वॉलेट का एड्रेस है। यूसी लेजर जो हम मेंटेन कर रहे थे, याद है? कॉपी, जाओ पे करो, और उसके बाद 2 ऑप्शंस आएंगे, पे करने के एंड डिक्रिप्ट करने के। नेक्स्ट, तो बेसिकली ये है। एंड डिफेंसिव रिस्पॉन्स क्या हुआ? इतना होने के बाद अब वायरस का इतना ही काम, तो लॉक कर देगा, फिर देखो क्या करना है। ठीक है। डिफेंसिव रिस्पॉन्स क्या हुआ? Several hours after the initial release of the ransomware on 12 May 2017, while trying to establish the size of the attack, Marcus Hutchins, a researcher who blogs under the handle @malwaretech, accidentally discovered that unmounted to be a kill switch। उसमें kill switch डिस्कवर हुआ, पता नहीं क्यों था, मे भी शायद उसको क्या नाम है किसी और वजह से रखा गया होगा। वो एक DNS सर्वर को वो कर रहा था, और जैसे ही एक इस रिसर्चर ने वो DNS सर्वर का जैसे ही इसने एक DNS वो रजिस्टर कर दिया, वो वायरस कोशिश कर रहा था एक DNS सर्वर पे जाने की कोशिश कर रहा था, वो जा नहीं पा रहा था। जैसे ही उसने रजिस्टर कर दिया, वो वायरस रुक गया। उसमें एक लूप होल था, किल स्विच था। ओके, जैसे ही उस DNS सर्वर को हम रजिस्टर करते थे, मगर कुछ टाइम के लिए रुक गया। मगर जो पहले इन्फेक्ट हो गए थे उनका कुछ नहीं कर सकते थे, मगर वायरस अब नहीं फैल रहा था। मगर इमीडिएटली कुछ टाइम के बाद ये वही माइक्रोसॉफ्ट रिलीज स्टेटमेंट रिकमेंडिंग समथिंग। कुछ टाइम के बाद इट्स नॉट ओवर, वर्जन 2 अराइव। ओके, किसी ने वो किल स्विच बंद कर दिया। अब मेरे पर्सनल थिंग, मतलब मैंने थोड़ा बहुत जो देखा है उससे क्या हमारे थॉट्स ये है, स्पेशली ये बिटकॉइन एड्रेस देख रहे हो आप, मैंने 300 बिटकॉइन मांग रहे हैं। डू यू रियली थिंक कि कोई पे करेगा?
और हम देख रहे हैं बिटकॉइन, सब देख सकते हैं, यूनिवर्सली लेजर वो होता है। जिस बिटकॉइन वॉलेट को ये कर रहा है ना, वहाँ बहुत कम लोगों ने पे किया है। बिटकॉइन में हम देख सकते हैं लिटरली, है ना। और उसको कोई छेड़ भी नहीं रहा है। ये लोग अंडरग्राउंड हो गए, है ना। तो जितने लोगों ने गलती से पे भी किया है, वहाँ से कोई एक्सट्रैक्ट मनी नहीं कर रहा है। इनका मेन, और इनके लिए कोई मतलब भी नहीं है 300 बिटकॉइन। मेजर मनी ये लोग कहाँ से कमाएंगे? मेजर मनी ये लोग कमाएंगे जिन कंप्यूटर्स में इनका वायरस फैला है और ऑब्वियसली बैकडोर्स इंस्टॉल किए हैं। मैंने याद है बताया था कि जब हम बॉटनेट क्रिएट करते हैं तो एक हैकर जिसका बॉटनेट होता है वो बाकी हैकर्स को भी लीज पे देता है। लीज पे ये वायरस इतना फैला है कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है इसके बाद, तो जो हैकिंग ग्रुप, एक हैकर या फिर कोई हैकर ग्रुप मोस्ट प्रोबेबली होगा, वो उसको कितना लोग पैसे देंगे कि भाई हमें उस कंप्यूटर की वल्नरेबिलिटी चाहिए, हमें उस कंप्यूटर की वल्नरेबिलिटी से मुझे वो हैक करना है, पैसे दे दो वैसे, और मुझे एक बैकडोर दे दो, है ना, मुझे यूज़ करने दो कुछ टाइम के लिए। और स्पेशली जितना ये फैला है लिटरली, अगर मैं बताऊँ पुराने केसेस के हिसाब से, ये शायद गलती से ही फैला। जिन लोगों ने इन्हें बनाया, एनालिसिस अगर आप देखो तो कोई भी नहीं चाहता इतना पब्लिक अटेंशन पाना, क्योंकि ये डार्क एरिया, आप शैडोज में रह के काम करते हो, इसीलिए आप सेफ हो। जब इतना आपने कर दिया, लिटरली दुनिया की हर एजेंसी आपके पीछे है। इसी वजह से वो जो बिटकॉइन जो सबमिट भी हुए हैं, वो वहां से आप नहीं रिकवर कर रहे। ऐसे ही किक-एस टॉरेंट याद है, हमने डाउनलोड, हाँ, किक-एस टॉरेंट वाला जो एड से रेवेन्यू आ रहा था, वो सेम ऐसे ही कर रहा था। वो 6-7 अकाउंट से बाउंस करवा रहा था, है ना। और एफबीआई ने उस तरीके से ट्रैक किया, कुछ पेमेंट और समथिंग में कुछ हुआ और गलती से आइडेंटिटी लीक हो गई एंड दे ट्रैक हो। एक गलती आपको भारी पड़ जाती है। एंड आगे बढ़ते हैं। डिफेंसिव रिस्पॉन्स, अलग अलग चीज़ें हुई एंड डीएनएस एंड समथिंग माइक्रोसॉफ्ट रिलीज है, वर्जन 2 आ गया। ओके, इट्स डिस्कशन टाइम। एवरीबडी नीड्स अ हैक। बेसिकली हमने इतना कुछ देखा, इतना कुछ जाना कि इतना कुछ गलत हो रहा है हैकिंग से, और क्या फिर भी लगता है कि ये स्टेटमेंट सही है? एनीबडी, कौन सपोर्ट में है इस स्टेटमेंट को? टू, और कौन सपोर्ट में नहीं है? हैकर गलत लोग। आप 1, बीच में नहीं रहने का, जो 2 नाव पे सवार होता है ना वो ठीक है, बोलो कोई है? ओके मैं देखो, सबका अपना अपना ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन होगा, मेरे हिसाब से हैकर जरूर है। कई फेसबुक सब यूज करते हैं, एक हैकर ने बनाया, हैकर्स आज के टाइम में काम करते हैं एज एन इम्यून सिस्टम टू आवर सोसाइटी। एक तरफ हम इतने करप्ट होते जा रहे हैं, हमारे वर्ल्ड की हालत ये है कि एक तरफ हम मार्स पे जा रहे हैं और एक तरफ हम इस प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। एक तरफ हम नई जगह सिविलाइजेशन बसा रहे हैं और एक तरफ हम खत्म कर रहे हैं। एक कंट्री ओबेसिटी से परेशान है, सबसे ज़्यादा लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, और वहीं दूसरी कंट्री हंगर से परेशान है और लोग भूखे मर रहे हैं। इतना डिफ्रेंसिएशन। ऐसे में कुछ लोग सिर्फ नॉलेज की पावर से ग्राउंड इक्वल करना चाहते हैं। हाँ, अगर तुम्हारे पास ऐसी ताकत होगी कि अपने गर्लफ्रेंड के सारे मैसेजेस पढ़ सको, नहीं पढ़ोगे। रेजिस्टेंस चाहिए होता है ना, मुझे सही काम करना, मुझे सही काम करना, नहीं पढ़ूंगा। एक बार देख लो, मोबाइल पड़ा हो, लॉक भी खुला हुआ है, और पासवर्ड, चलो लॉक नहीं खुला तो पासवर्ड पता है, बहुत रेजिस्टेंस थी। अपने बैंक अकाउंट में अगर तुम 2 0 और बढ़ा सको और किसी को पता नहीं, तुम्हें पता है किसी को पता नहीं चलेगा, तो खुद को रोक पाओगे? बहुत मुश्किल है ना। और यही मुश्किल स्पाइडरमैन का डायलॉग, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना।
जब आप इस फील्ड में काम करते हो और पावर गेन करते हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती रहती है, कुछ लोग स्लिप कर जाते हैं और वो लोग ऐसे काम करते हैं। और ये हम नॉर्मल ओपिनियन, हम नॉर्मल लोगों का क्या होता है, आम आदमी का, बेसिकली आम आदमी के बारे में कहा जाता है कि वो आम है, कोई उसको चूस के खाएगा, कोई उसको काट के खाएगा और खाएगा भी, ठीक है। हाँ, तो ये सोचने वाली बात है। तो सिमिलरली आम आदमी अपना हाँ या ना, मुझे पसंद है हैकर, मुझे नहीं पसंद है, बना सकते हैं। स्टेट्स का अगर हम देखें कि कंट्रीज किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रही हैं, कंट्रीज हायर कर रही हैं हैकर्स दबा के, उन्हें दे रही हैं उतना पैसा जितना वो सोच भी नहीं सकते, और फिर भी हैकर्स कह रहे हैं कि हमें तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। मैक्सिमम हैकर्स, जो लोग खुद को वाइट हैट बोलते हैं या ग्रे हैट बोलते हैं, हाँ, वो उनका वो क्या कहते हैं, जाकिर खान का डायलॉग है ना कि क्या कहता है कि सख्त है बंदा, बंदा सख्त है, ठीक है, वो पिघल नहीं रहा है, ठीक है, पैसों की बात पे और गर्लफ्रेंड का मैसेज पढ़ने की बात पे वो कुछ हैकर्स सकते हैं, बोले नहीं आइडियोलॉजी, ठीक है, कुछ मोरल प्रिंसिपल्स है। और जो ब्लैक हैट हैकर्स है वो वैसे ही इतना कमा रहे हैं, कोई गवर्नमेंट पे नहीं कर सकती है उनको उतना, है ना, जो है, मगर फिर भी स्टेट्स उसके साथ बैलेंस खेलते हैं, चाहिए भी नहीं भी चाहिए, स्टेट्स हायर भी कर रही हैं, एक तरफ से बोल भी रही हैं कि पूरा हैकर हमारा पूरा सिस्टम निकालता है, तो ये समझ लगा। मगर ओवरऑल हैकर्स हम जैसे लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम हैकर्स जो कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोगों की वजह से सबका नाम खराब हो जाता है, मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं एक इम्यून सिस्टम की तरह काम करें, थोड़ा सा हिट करके। आसूस के राउटर में बीच में एक प्रॉब्लम आ गई थी और कोई भी कहीं से उस राउटर से जो भी हार्ड डिस्क कनेक्टेड है वो डेटा निकाल सकता था। आसूस उसने रिपोर्ट किया, किसी ने देखा नहीं, है ना, शायद यूनिवर्सल एक्सेस उनको फीचर लगा, है ना, बट उन वही वल्नरेबिलिटी को यूज करके किसी ने हैक किया एंड देन जाके आसूस ने रिपोर्ट किया। इवन रिपोर्ट करने के बाद भी वो नहीं करती। तो समझने वाली बात है, हैकर एक तरीके से इम्यून सिस्टम, ये मेरा सोचना है। ओके, कुछ लोग स्लिप कर जाते हैं, तो कुछ लोग वैसे हम सबको डिफाइन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, इंडियन साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़्यादा बस हम खत्म हो गया, अब ज़्यादा नहीं बाकी। बेसिकली जैसे ही इंडिया में WannaCry मालवेयर एक्टिवेट हुआ, ये ऑर्गेनाइजेशन इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्शन में आई, जो लॉ के हिसाब से जो भी लोग इन्फेक्टेड थे उनको इसको रिपोर्ट करना था। आज भी अगर फ्यूचर में भी कोई इशू होता है आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आगे आप हेल्प करेंगे बेसिकली। हाँ, इनकी वेबसाइट है, सारी डिटेल्स आप इनकी वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। बेसिकली ये रिस्पॉन्स टीम है जब थिंग्स ब्रेक डाउन, मगर हम में से किसी ने इसका नाम नहीं सुना, शायद बैड एडवर्टाइजमेंट मे बी, या फिर इफेक्टिवनेस के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, मगर अगर इफेक्टिव है भी तो इनका एडवर्टाइजमेंट ढंग से नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग को नहीं पता, इनका स्पीच में नहीं थी, तो मैं रिसर्च करना है, ठीक है। नेक्स्ट, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ये उसके रोल्स हैं, फोरकास्ट एंड अलर्ट इन साइबर सिक्योरिटी, कलेक्ट डेटा एनालिसिस एंड रिस्पॉन्स, मतलब भाई कलेक्ट करता है डेटा एंड समथिंग लाइक दैट। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए आप लोग, जाके जरूर देखिएगा, एक बार इस पेज पे जरूर रहिएगा, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स जरूर करिए एक बार। साइबर लॉज इन इंडिया, साइबर लॉज एक कोई स्पेशल IT लॉ नहीं है इंडिया में, ओके, रिमेंबर दैट, बट हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में ही एक क्लॉज, अलग अलग क्लॉज बनाए हैं। मैं पढ़ रहा था लॉज को, लॉज ऑब्वियसली लॉ की तरह लिखे होते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिनारियो है, तो ये अलग अलग सेक्शंस वहाँ लिखे हुए थे, एग्जैक्टली ऑर्डर में नहीं है ऑब्वियसली, मगर कंक्लूजन में ये निकाल पाया कि ऑफेंस है, ये सारी चीज़ें करोगे तो वो ऑफेंसिव है, आपको जेल हो सकती है। पहला, स्टीलिंग ऑफ डेटा, सेकेंड, विदाउट ऑथराइजेशन, डिसऑनेस्टली और fraudfully handling of computer systems, third, publishing pornography or anything which corrupts the mind, fourth, any manner deal with child pornography, so much so even accidentally browse a website which relates to child pornography, खोला भी तो जेल जाओगे।
Capability and image of private parts of capturing an image of private parts of someone without consent or knowledge, misuse of digital signature or fraudulent purposes, sharing something offensive or with ill will or malice character, identity theft. ये सारी चीजें हैं बेसिकली। और ये अगर आप ध्यान से देखो लॉ के सिनेरियो में तो ये सारी चीजें थोड़ी बदल जा सकती हैं। मेरा मानना ये है कि इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर नहीं है और बेटर हो सकता है, ठीक है। लॉ ये सारी चीज़ें स्टीलिंग ऑफ डेटा और ये सब और ये फ्रॉडफुल और पर्पसेस और कंसेंट एंड नॉलेज, ये सारी चीज़ें जब आप कोर्ट में होते हैं तो ये चीज़ें थोड़ी बदल जा सकती हैं। तो एक बहुत ही और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लॉ करना ज़रूरी है ये मेरे हिसाब से। ऑल द ऑफेंसेस एंड पनिशमेंट आर पनिशेबल विद 3 to 5 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट and up to 5 lakh of fine. ओके, ये जानना जरूरी है कुछ भी करने से पहले, ठीक है। कंप्यूटर एंड बेसिकली सिक्योरिटी के बारे में आते हैं। 10 tips. Always secure your smartphone with a password, ठीक है। Second, ensure that your device locks itself automatically. Install software security, कोई एंटीवायरस डाल दो। डाउनलोड एप्स फ्रॉम अप्रूव्ड सोर्सेज, प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, कहीं ऐसी वेबसाइट से कुछ डाउनलोड करो, ओके। चेक योर एप्स परमिशन, बेसिकली जब आप ऐप इंस्टॉल करते हो तो परमिशन मांगता है ना, अलाउ कैंसिल, चेक करो। व्हाट्सएप कोई परमिशन नहीं मांगता है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट ऐप है फिर भी कोई परमिशन नहीं मांगता है, कोई कैमरा वैमरा नहीं मांगते, सब कुछ यूज करता है। बी वेयर ऑफ okay, check for our permission. 6, don't miss operating system updates. Be wary of any links you receive via email or text message. Encrypt your smartphone. Turn off automatic Wi-Fi connections. Turn off Bluetooth and NFC. ये basic 10 tips हैं, follow करोगे 90% प्रॉब्लम्स। हाँ, फिर बैकअप करना चाहिए हमेशा अपना डेटा, बैकअप करके रखो, स्पेशली इंपॉर्टेंट डेटा। उसको मूवी को बैकअप नहीं करोगे चलेगा। हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ जीबी की मूवीज होती हैं, है ना, मगर डेटा बहुत लिमिटेड होता है। तो एटलीस्ट एक पेन ड्राइव या सीडी या समथिंग कुछ अलग से बना के रखो जिसमें वो सारा डेटा हो। नेक्स्ट, 10 सिक्योर कंप्यूटिंग टिप्स। यू आर पहला टिप है कि आप टारगेट हो, ठीक है, तो वो मेंटालिटी लेके चलो। हाँ, दूसरा तो उस बेसिस पे अपनी तैयारी करो, टारगेट खुद को समझ के। Second, keep software up to date, avoid phishing scams, beware of suspicious email and phone calls, practice good password management, be careful what you click, never leave devices unattended, protect sensitive data, use mobile devices safely, install antivirus protection, back up your data. Things like that सबको पता है, मगर थोड़ा सा एफर्ट लेके करना जरूरी है। एटलीस्ट जो जरूरी डेटा है उसे बैकअप करो, है ना। मम्मी की किसी शादी में गई है मम्मी और उनकी फोटोज डिलीट होगी तो बहुत मार पड़ती है, ठीक है। तो कुछ भी डिलीट हो जाए, मम्मी की और पापा की चीज़ें नहीं डिलीट होनी चाहिए, है ना। हाँ, एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग। एनी क्वेश्चंस? बस चलो अब बताओ एनीथिंग।